मैं देखता हूँ यार इतने काबिल लोग हैं और वो इतने घुट घुट के जीते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर जरा भी होशियारी की और ये नौकरी गई तो कुछ नहीं बचेगा। अच्छा, दूसरी तरफ ऐसे भी लोग होते हैं अपनी बिल्डिंग ऊंची करो दूसरे की गिरानी जरूरी है। और फिर यार इस इक्वेशन में एक और बहुत बड़ा मसला है फाद, वो ये कि हार्डवर्क लीडिंग टू सक्सेस लीडिंग टू हैप्पीनेस। ओके, तो क्या हुआ जी कि जब फहद ने हार्डवर्क किया और आखिरकार फहद ने मेहनत करके बेसिक 4 व्हीलर खरीद ली, तो ये थी फहद की सक्सेस की डेफिनेशन। ये क्रिएटिविटी कहाँ से आती है, इसको अब ये एक अलग सब्जेक्ट बन सकता है कि क्रिएटिविटी के लिए पहले तो होनी चाहिए, हम वही तो मार देते हैं। मेरे एक मेंटोर है, ही डिस्ट्रॉयड मी इन सेकंड्स। फॉर एग्जांपल मैं आज अपने बच्चे से कहता हूँ कि यार ब्राइट माइंड्स के साथ उठो बैठो। मेरी जिंदगी में कोविड ने जो किया है ना, ओ अगर कोविड नहीं आता आई वुड हैव बीन अ डिफरेंट पर्सन। अब मुझे ये लगता है कि एम्प्लॉय होना बुरी बात नहीं है, एम्प्लॉय माइंडेड होना बुरी बात है। द टीचर अपीयर्स व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी। ये कमाल बात है भाई। जब आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी दुनिया साजिश करती है कि आपको मिल जाए। तो बताया भाई ये शाहरुख खान ने फरमाया है, मैं कहा बिल्कुल, उससे पहले ने फरमाया था कि सलाम साहिल भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है आपके? वंडरफुल। आपका एक सेशन मैंने लिया लास्ट टाइम पिछले हफ्ते, जहां आपने मुझे दावत दी थी एक फिटनेस टॉक के लिए। थैंक यू फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन लाइव मैंने आपको पहली दफ़ा सुना और शुक्र है कि आप आखिर में आए। अगर आप पहले आते तो पाकिस्तान इंडिया के मैच की तरह 1-साइडेड मैच होता, शुरू में हो जाता उसके बाद आखिर तक लोग नहीं बैठते। तो गरमा दिया था ऑडियंस को माशाल्लाह, एंड द वे यू डिलीवर्ड द टॉक। मैं खैर पहली दफ़ा आपको लाइव सुन रहा था तो आई वाज रियली अमेज्ड। दिल तो चाह रहा था कि पूरे 1.5-2 घंटे जो हमारे गुजरे वो ऐसे ही गुजरते, लेकिन वो जो भी आपके 10-20 मिनट थे बड़े ज़बरदस्त थे। एक बात आपने उसमें की थी, हैप्पीनेस के रोने जो हमारे ज़िंदगी में है ना, कि हम बेसिकली हैप्पीनेस के लिए रोते रहते हैं। हम हैप्पीनेस को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि यार कितनी ये इवेड कर रही है हमें शुरू से। और एक बड़ी व्यवस्था बात की थी जिस पर मैंने सोचा था शिट यार ये तो मैं भी करता हूँ, ये तो मैंने भी किया है ज़िंदगी में, कि अगर मैं थका हारा आया अपने 9 to 5 से, when I was working with few multinational, so 12-13 साल नौकरी की, और सेल्स की नौकरी बड़ा प्रेशर होता है। आदमी 9 to 9 के बाद जब 10 बजे घर आ रहा है और वो भूखा भी है और बच्चा आपका डिली डाली करता हुआ आपके पास आता है कि पापा पापा, फिर आप बोलते हैं कि होमवर्क क्या तुमने तो मुझे वो याद आया, मैं अपनी बेगम को बता रहा था, मैंने कहा यार ये मैंने किया है, एंड पीपल एक्चुअली डू दैट। तो व्हाई इज दैट सो? मतलब ये जाने अनजाने में हम बच्चों की खुशियों का गला इस तरह कैसे घोट देते हैं कि वो लॉन्ग टर्म में खुश नहीं रह पाते? First of all, thank you for having me. I've seen few of your podcast and मेरा उसमें एक ये ख्याल था कि you invite amazing guests. तो आज जब आपने मुझे इनवाइट किया तो ये बात कंफर्म हो गई। अच्छा ठीक है। Let's explore this. अभी हम थोड़ी देर पहले नहीं बात कर रहे थे एक्सपेक्टेशन सेटिंग और फाद हम लोग चाहे ना चाहे हमारे ना दिमाग में एक फ्रेम होता है, राइट? एक सर्टेन फ्रेमवर्क होता है जिसके अंदर हम ऑपरेट करते हैं। अच्छा, अब हम क्रिएटिव भी हो रहे होंगे ना तो उसी फ्रेम के अंदर रहते हुए होते हैं, ठीक है? इसको मैं फिर हम अगर अभी बात आगे कहीं कॉन्वर्सेशन ऐसा बनता है, बट एक स्टोरी होती है, एक नैरेटिव होता है हमारे दिमाग में और हम उसी नैरेटिव के अंदर घूमते रहते हैं। यू आर इनटू फिटनेस कोचिंग, पीपल टेल यू मेरे पास टाइम नहीं है। अब ये टाइम नहीं है इज नॉट रियलिटी, इट्स अ स्टोरी दैट मैं अपने आप को सुनाता हूँ और फिर मैं उस स्टोरी को 24 घंटे वैलिडेट करता हूँ, ठीक है? अब जब ये नैरेटिव क्लियर हो जाता है तो हमारे दिमागों में हैप्पीनेस के बारे में कहानी फिट हुई हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो कहानी ये है कि बेटा दुनिया में आप आए हो, आप मेहनत करो, मेहनत करोगे तो कामयाब होगे, कामयाब होगे तब जाकर खुशी मिलेगी। अब ये नैरेटिव फहद, सुहेल, हमारे जो लिसनर्स हैं, इन सबको बेचा गया है, सब ने खरीदा ये नैरेटिव। ये सारे हार्डवर्क करते रहते हैं। आप देखिए स्कूल के बच्चे को बता रहे होते हैं बेटा ये पढ़ाई के जो आपके 10th तक या O लेवल तक का A लेवल तक का टाइम है, ये सही कर लो, फिर बाद में तो जिंदगी सेट है। फिर वो ग्रेजुएशन में बताते हैं कि आखिरी 4 साल है, इसको भी सेट कर लो तो फिर जिंदगी में आप तबाही फेर दोगे। और उसके बाद फिर फहद की सेल्स की नौकरी लगती है और उसका बॉस बोलता है कि बेटा तूने बहुत अय्याशियां कर ली, अब काम करते हैं। अच्छा, अब इस पूरी जर्नी में समझ ही नहीं आता कि अय्याशी करनी कब थी और वो हुई कब। ये फ्रेम और वो जो मैंने अभी आपने रेफरेंस दिया कि वो बच्चे को आपने
टोका डांटा, हम सबने किया है यार। क्यों? क्योंकि हम उस फ्रेम में इतने सोल्ड हैं कि यार ये मेहनत नहीं करेगा तो ये कामयाब कैसे होगा, ये कामयाब कैसे होगा तो ये खुश कैसे होगा। अब इस पूरे फ्रेम में जो प्लॉट में स्पॉइलर है वो ये है कि फहद जब घर पहुंचा तो वो बच्चा तो खुश था, वो अपने खर्चे पे खुश था, उसको कोई मसला नहीं था, वो बहुत सेटिस्फाइड था, वो बहुत स्पिरिचुअली इनलाइटेंड था, वो जिंदगी को, लम्हे को जी रहा था। लेकिन फिर आते हैं स्ट्रेटेजिक फादर फहद, जो उसको रीअलाइन करते हैं और वो सोचते हैं कि यार ये इस तरह तो ये मतलब तबाही है इसकी जिंदगी में। और फिर यार इस इक्वेशन में एक और बहुत बड़ा मसला है फहद, वो ये कि हार्डवर्क लीडिंग टू सक्सेस लीडिंग टू हैप्पीनेस। ओके, तो क्या हुआ जी कि जब फहद ने हार्डवर्क किया, और मैं ये मिसाल इसलिए दे रहा हूं ताकि हम दोनों एक दूसरे को ही रिलेट कर सकें। फहद के साथ ही सोहेल होता था स्कूल में, फहद ने बड़ा हार्डवर्क किया और आखिरकार फहद ने मेहनत करके एक 4 व्हीलर, बेसिक 4 व्हीलर खरीद ली। तो ये थी फहद की सक्सेस की डेफिनेशन, क्योंकि उसके घर पे बाइक ही थी हमेशा, उसके पास 4 व्हीलर थी नहीं। तो अब असूली तौर पे इस डेफिनेशन में फहद हैप्पी हो जाना चाहिए था, क्योंकि हैप्पीनेस का तो पाथ फॉलो हो गया है ना, हार्डवर्क हुई तो सक्सेस हुई, तो सक्सेस हुई तो हैप्पीनेस होगी। लेकिन हुआ ये कि कमबख्त सुहेल उसी दिन 4 व्हीलर तो ले आया, लेकिन उससे 2 स्टेप अप, और ये खुशी वापस से हार्डवर्क पे चली गई। अब मजीद हार्डवर्क करना है। और अब यहां पर एक और खतरनाक पॉइंट, एंड देन वी कैन टेक दिस कॉन्वर्सेशन फॉरवर्ड, इज अब फहद जब दोबारा हार्डवर्क पे गया है ना, तो अब फहद की 2 विशेज हैं, अपना कामयाब होना नहीं, सुहेल का नाकाम होना भी बहुत जरूरी हो गया है। एंड दैट क्रिएट्स, जिसको मैं कहता हूं परपेचुअल मिजरी फॉर आवर लाइव्स। मैं ना रिसीविंग एंड पे रहा हूँ, खास तौर पे क्योंकि मैं बड़ा पढ़ाकू बच्चा रहा था अपने स्कूल में ना, तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इसमें खेलता था मैं। तो अब आपको पता है कि जब बंदा टॉपर होता है ना तो उसकी आइडेंटिटी बन जाती है। तो 8th 9th आना तो बेइज्जती होती थी। तो मेरे नेबर्स बेसिकली इस तरह होते थे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग छोटे छोटे हैं 4th ग्रेड या 3 ग्रेड में, तो अगर मैं जा रहा हूँ, हम सबके रिजल्ट्स आए हुए हैं, अगर मैंने बराबर में दरवाजा खटखटाया कि यार आज मुझे खेलना है, कब आ रहे हो तुम बाहर, तो उनके अब्बा निकल के झांक के कहते थे बेटा आप तो पास हो गए, आप तो अच्छे नंबर से पास हो गए, हमारा बेटा तो पास होता नहीं है, तो आज आपके साथ वो नहीं खेलेगा। तो ये चीज़ें मैंने होते हुए देखी। ये कंपैरेटिव एनालिसिस जो है जो पेरेंट्स करते हैं, मतलब मैं अगर उनकी जगह होता। अच्छा, दूसरी तरफ ऐसे भी लोग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आज अपने बच्चे से कहता हूँ कि यार ब्राइट माइंड्स के साथ उठो बैठो, ठीक है। तो ये आप पता नहीं किस तरह की पेरेंटिंग उस जमाने में हो रही थी। अभी मैं इस तरह की चीज़ें देख रहा हूँ क्योंकि ज़ाहिर एक जेलसी क्रिएट हो जाती है, वो ना दूसरे का हारना ज़रूरी है, अपनी बिल्डिंग ऊंची करो दूसरे की गिरानी ज़रूरी है। तो ये तो है। और अभी दूसरी चीज़ क्रिएटिविटी की बात की, मेरे पास वो भी आई हुई थी श्री आपा, तो उनका बड़ा अच्छा पॉइंट था, और मैंने पहली दफ़ा इट डॉन्ड अपॉन मी कि यार ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक है कि क्रिएटिविटी के लिए पहले क्यूरियोसिटी तो होनी चाहिए, हम वही तो मार देते हैं। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? हाँ, इंटरेस्टिंग। अब यार तुमने एक इसमें मसला कर दिया ना, यू सेड शिरीन आपा, तो अब मैं अब मैं अगर एक ऑल्टरनेट थॉट लाना भी चाहूँ तो नहीं, आई थिंक देखो क्यूरियोसिटी को बिल्कुल शी इज राइट, हमने मारा, क्योंकि क्यूरियोसिटी तो हमारे मैन्युफैक्चरिंग का डिफॉल्ट है, यू नो, वो डिफॉल्ट है। मैं क्यूरियोसिटी का आपको बताता हूँ, मैंने तो बहुत मार खाई है इसकी वजह से। मार मतलब मार से मुराद नॉट दैट फिजिकल मार, बट डांट बहुत पड़ी है मुझे, बिकॉज आई स्टिल स्ट्रगल विथ क्वेश्चंस, आई हैव मोर क्वेश्चंस देन आई हैव आंसर्स। तो मैं स्कूल में था, और आई एम श्योर मेरे लिसनर्स जो इस वक्त हैं वो, उनके लिए मानना बहुत मुश्किल होगा कि मेरे बाल थे। और स्कूल में वो तुम्हें पता है, वो बाल बड़े हो तो लड़कों पे एक अजीब मुसीबत रहती थी। तो हमारी जो स्कूल में वो था, ऑफ कोर्स बाल काटें बाल काटें बाल काटें। तो फिर हुआ ये कि एक दिन मैंने बाल काटे नहीं थे, और उस दिन चेकिंग थी सुबह, तो मैं असेंबली से पहले ही बाथरूम में घुस गया, और काफ़ी देर बाथरूम में रहा। जब मुझे एश्योरेंस हो गई असेंबली खत्म है एंड आई शुड नाउ गो बैक टू माई क्लास, मैं जैसे ही बाहर निकला तो हमारी टीचर बाहर खड़ी थी। तो उन्होंने कहा, एंड व्हाट वर यू डूइंग इनसाइड? आई सेड, मैम आई जस्ट वेंट इनटू द वॉशरूम। ओके, सिंस व्हेन यू वर इनसाइड द वॉशरूम? आई सेड, आई जस्ट केम 2-3 minutes बैक। शी सेड, बट आई एम स्टैंडिंग हियर फॉर 10 minutes। बट अब कॉन्फिडेंस छोड़ तो नहीं सकता था। मैंने कहा, यू माइट हैव नॉट सीन मी।
तो मुझे कहती है, एंड व्हाई आर योर हेयर नॉट कट? तो मैंने कहा कि आई एम सॉरी। तो मुझे कहती है, नहीं बट यू बेटर नाउ कम टू द असेंबली एरिया। तो मैंने कहा, आपको क्या प्रॉब्लम है अगर मेरे बाल बड़े हैं तो? And she looked at me and said, अच्छा, she was a very compassionate teacher. तो ऑफ कोर्स ये बात बोलने पे कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो पढ़नी चाहिए थी। वो मुझे कहती है, सुहेल, इट्स फॉर योर गुड। मैं कहा, हाउ? बोला, बेटा तुम्हारे बाल छोटे होंगे सो यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज। मैं कहा, इस हिसाब से तो सारी लड़कियां फेल हो जानी चाहिए। अगर बाल की लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन कैपेबिलिटी, समथिंग इज रॉन्ग। यार क्यूरियोसिटी हम सब में है, ठीक है। ये क्रिएटिविटी कहां से आती है, इसको अभी एक अलग सब्जेक्ट बन सकता है। देखें, क्रिएटिविटी के आने के लिए डिससेटिस्फाइड होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये जो ठंड प्रोग्राम है ना, एंड ठंड प्रोग्राम इज नॉट इक्वल्स टू कंटेंटमेंट, ये दो अलग चीजें हैं, बिल्कुल। बट मुझे लगता है कि प्रेजेंट सिचुएशन से डिससेटिस्फाइड होना वो बहुत जरूरी है। अच्छा, लोग डिससेटिस्फाइड हो और क्यूरियस ना हो, ये फ्रस्ट्रेशन है। हाँ, वेरी वेल पुट। और आप सिर्फ क्यूरियस ही हो लेकिन किसी चीज से डिससेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप ठीक है मुश्किल बातें करते रहो और ऐसे इंतकाल कर जाओगे। यू हैव टू बी डिससेटिस्फाइड विथ व्हाट यू हैव, यू नो व्हाट्स हैपनिंग। जब आप डिससेटिस्फाइड होंगे फिर आप प्रॉब्लम होएगा ना, फिर आप कुछ क्रिएट करोगे ना। तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन ना, तो प्रॉब्लम इज ग्रैंड मदर। दैट्स हाउ इट वर्क्स। क्रिएटिविटी का मुझे एक वाकया मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे याद नहीं किस बुक में पढ़ा था, बहुत खूबसूरत था यार वो। एक छोटा सा बच्चा होता है, मेरे ख्याल से स्पेशल किड्स का स्कूल था वो, तो वहाँ पे उस बच्चे को एक प्ले डो दी जाती है कि इसको मॉडलिंग करो बैठ के। वो बच्चा कमरे के कोने में जाता है, टीचर उससे पूछती है ऐसी प्यार से कि बेटा क्या आपके हाथ में क्या है? तो वो जाहिर है क्रिएटिव होता है, उसको समझ में नहीं आता इसको क्या बोलूँ क्या होता है। उसने कहा कि गाय का गोबर है मेरे हाथ में ना, काऊ डंग है। तो बोलती है अच्छा, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है उसको, बोलती है अच्छा क्या बना रहे हो? उसने कहा मैं टीचर बना रहा हूँ, ठीक है। वो कहती है यार ये तो थोड़ी बदतमीजी लग रही है मुझे, मैं प्रिंसिपल से बात करती हूँ कि ये रिग्रेस तो नहीं कर रहा, कोई मसला तो नहीं है इसके साथ। प्रिंसिपल को बुला के लाती है, प्रिंसिपल पूछती है कि बेटा आपके हाथ में क्या है? वो यही बोलता है काऊ डंग, गाय का गोबर है मेरे हाथ में। क्या बना रहे हो? वो कहता है मैं प्रिंसिपल बना रहा हूँ। प्रिंसिपल बोलती मसला है, साइकियाट्रिस्ट को लेकर आओ जो उनके पास ऑन ड्यूटी होते हैं। साइकियाट्रिस्ट डेढ़ होशियार होते हैं। तो ये अच्छा, ये मैंने रील भी बनाई है तो मैं बड़ी अच्छी लगी थी मुझे ना। तो साइकियाट्रिस्ट बोलता है बेटा मुझे पता है आपके हाथ में क्या है। बोलता क्या है? कहता है आपके हाथ में काऊ डंग है। बोलता जी। मुझे पता है आप क्या बना रहे हो? बोलता क्या बना रहा हूँ? बोलता आप साइकियाट्रिस्ट बना रहे हो? बोलता नहीं। बोलता क्यों? मेरे पास इतना बचा ही नहीं है काऊ डंग के मैं साइकियाट्रिस्ट बनाऊँ। उस बच्चे को टर्मिनेट कर दिया जाता है कि ये साइकोलॉजिकली अनफिट है स्कूल के लिए। और ये बदतमीज भी है क्योंकि हमारा जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है या हमारे जो फॉर्मल पेरेंटिंग के उसूल हैं या प्रोफेशनलिज्म है, उसमें ये चीज़ें अनोमली हैं। जैसे आपने पूछ लिया ना कि यार आपको क्या तकलीफ है। दूसरी चीज़ उसने कहा कि भाई आपके बाल छोटे होने चाहिए तो ताकि फोकस करो, तो आपने लड़की का सवाल कर लिया कि भाई लड़कियों के तो फेल हो जाना चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो आप रोक नहीं सकते। इट्स अ डिफॉल्ट मैकेनिज्म, ये चीज़ें आती हैं ठक 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 करके आती है। तो ये स्टोरी मुझे याद आ गई आपकी बात से कि दिस इज हाउ वी डू इट। या और देखो, मैं लेबल कर देना खास तौर पे। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, मुझे बच्चों मेरा कॉर्पोरेट ऑल्दो सारा बैकग्राउंड है, बट पीपल हु नो माय वर्क, मैं बहुत अरसे से पेरेंटिंग पे काम करता रहा हूं। और मेरा ये ख्याल है, एक तो मैं थ्रू दिस प्लेटफॉर्म आई वुड वांट टू से, आप कहीं भी फाज चले जाओ यही कॉन्वर्सेशन हो रही है, यार पहले के पेरेंट्स, यार क्या पेरेंट्स थे यार, ओए ओए। नहीं, कोई नहीं ऐसी बात है। आज के जो पेरेंट्स है ना, मैं मान ही नहीं सकता इससे अच्छे पेरेंट्स कभी दुनिया में आए हैं यार। ये जिस प्रेशर को डील कर रहे हैं, दोनों तरफ से पिस रहे हैं, मतलब क्या बात कर दी। मुझे अक्सर लोग कहते हैं हम तो अपने माँ बाप की जितनी इज्जत करते थे इतना हमारे बच्चे हमारी इज्जत नहीं करते। वो भाई, तो आपके माँ बाप आपसे ज्यादा काबिल थे, और आपका जो बच्चा है उसने अगर आपका मोबाइल लॉक कर दिया, आपका अच्छा नहीं खोल सकता उसको। यू आर पेरेंटिंग समवन हु इज टेक्निकली ऑन द वर्ल्डली ग्राउंड बेटर देन यू।
तो आप इसको सर्वाइवल क्यों सिखा रहे हो? अब इसको नहीं सिखाओ, इसको ये डोमेन आता है, इसको वैल्यूज सिखानी है, लेकिन वैल्यूज सिखाने का टेंशन हम लेने को तैयार नहीं है। यहां हमारी पेरेंटिंग स्ट्रगल करती है। मैं एक स्टोरी सुनाता हूं। आई वेंट टू माई डॉटर्स अर्ली स्कूल का वो जो पेरेंट टीचर मीटिंग था। यार ये जो सुन रहे हैं और अगर उसमें कोई एकेडमिक्स में है भाई, वो स्कूल में जो बच्चों के पेरेंट्स को बुलाओ तो चेयर थोड़ी बड़ी वाली रखा करो, उस पर ही बिठाते हो। हमारे एप्स पैड्स में सारी ग्लूट रूट सब टेयर, ये लोग बैठ जाते हैं, हमारा बहुत मुश्किल होता है। तो मैं गया तो टीचर को सलाम वलाम करके बैठे, तो टीचर ने कहा, ओ योर डॉटर माशाल्लाह माशाल्लाह, शी इज सच अ ब्राइट गर्ल, बस थोड़ा मैथ्स में वीक है। तो मेरे जो इमोशंस थे वो स्विंग लिए, क्योंकि जब उसने कहा मैथ्स में वीक है तो इसमें एक तो वैलिडेशन थी कि चलो अपना ही खून है। लेकिन दूसरा मसला ये था कि मेरी जो बेगम है वो मैथ्स की चलती फिरती जीनियस है, एंड मुझे अपनी बेटी की शाम ताबनाक होते हुए नजर आने लगी। तो आई इमीडिएटली जम्प्ड इनटू इट एंड मैंने उसकी टीचर से पूछा, मैंने कहा मैम ये बताएं कि ये अपना लंच बॉक्स दूसरे बच्चों के साथ शेयर करती है? मुझे कहती है ओ यस एब्सोल्युटली, पहले तो हमको लगता था इसको जो पसंद नहीं है वो देती है, बट व्हाटएवर शी ब्रिंग्स शी शेयर्स। मैं कहा चलें दैट्स गुड। और मैं कहा आपके साथ रिस्पेक्टफुल है? बोला वेरी रिस्पेक्टफुल। और मैं कहा दूसरे बच्चों के साथ सही है, बदतमीजी तो नहीं करती? बोला ना 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 वेरी रिस्पेक्टफुल। मैं कहा टीचर ये हमारे सिखाने वाले काम थे, मैथ्स आप सिखाएं। अभी मैथ्स भी मैं सिखाऊं तो मतलब मैं पैसे भर किसके लिए रहा था? उसका कुछ तो आउटकम होना चाहिए। सो आई थिंक पेरेंट्स को अब है ना बहुत स्मार्टली सोचना है कि मुझे क्या सिखाना है। मेरे ख्याल से पेरेंट्स को इस वक्त, अगर मुझे पेरेंटिंग का करिकुलम बनाना हो, मेरे ख्याल से पेरेंट्स को बच्चों को सिखाना है, एक तो है कि सिखाना नहीं है, उनको खुश रहने देना है। दूसरा जो सिखाना है वो ये कि प्रॉब्लम्स जो है ना वो लाइफ का पार्ट है, उसके साथ डांस कैसे करना है, उसके साथ जीना कैसे है। अभी हमारे बच्चे, तुम अपने बच्चे के साथ खेलो क्रिकेट, उसको हरा दो बस, फिर उसका डिप्रेशन चेक करो। उनको हारना नहीं आता, ये मसाइल है, और ये आई थिंक वो एरियाज हैं जिसके ऊपर पेरेंट्स को काम करना चाहिए। सो या इसमें जो तुमने बात की ना पेरेंटिंग, ख़ास तौर पे जो स्कूल के करिकुलम की, मुझे एक कोच है सना यासर, रिलेशनशिप कोच, मैं अक्सर उनसे पॉडकास्ट करता हूँ। तो उनसे मैंने एक दफ़ा कहा था कि मुझे लगता है कि करिकुलम है ना, ये जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ, बल्कि स्कूल क्या है, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में भी अगर आपको करना है तो 3-4 चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए। एक तो ये कि इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी पीपल मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं, क्योंकि टेक्निकल, आप जितने भी टेक्निकल हो जाओ, एट द एंड ऑफ द डे, अभी हमारे पुराने ऑफिस में मैं रिसेंटली स्टोरी सुनी कि एक बड़े खड़ूस बॉस हुआ करते थे जो हर किसी के बैड बुक्स में थे। तो वो कोई अपॉर्चुनिटी आई, जिस अपॉर्चुनिटी में उनको वो एलिजिबल तो थे, लेकिन उन्होंने नीचे अपने लीडर्स डेवलप नहीं किए हुए थे क्योंकि वो खलीफा थे, तो डेफिनेटली ही कुड नॉट गेट अ चांस टू गो अहेड। तो जब यही होता है कि हमारे यहाँ लीडरशिप ये होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस नाम की नहीं है कि अगर मैं लीडर हूँ और मैं इस तरह काम कर रहा हूँ और मेरे नीचे कोई बंदा मैं तैयार कर रहा हूँ तो वो काम भी इस तरह करे जिस तरह मैं करता हूँ। मतलब वो रिजल्ट ओरिएंटेशन नहीं है, वो ओरिएंटेशन ही कुछ और है कि चलो रिजल्ट ले तो आया लेकिन उस तरह लेके नहीं आया जिस तरह मैंने किया है, ये चीज़। और तीसरी भाई जो हमने उस दिन भी डिस्कस किया था सेशन में, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। ये इमोशनल इंटेलिजेंस, पीपल मैनेजमेंट, ये दोनों मेरे ख्याल से साथ ही आ जाती हैं। और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस खास तौर पे। तो आई वांट यू टू एलैबोरेट ऑन दीज फ्यू थिंग्स। आई थिंक इसमें तुम अपना एरिया जरूर ऐड करो यार। आई थिंक पीपल हैव स्टॉप्ड लविंग द बॉडी एंड आई एम गिल्टी ऑफ दिस। अच्छा, इसको ना मैं ज्यादा, अच्छा मैं ना खास तौर पे ये मेरा एक फोर्टे भी रहा है और ये कहीं ना कहीं लैग भी कर जाता है, क्योंकि बहुत दफा मैं जब बात करता हूँ ना तो लोग बोलते हैं कि यार शायद, क्योंकि जब मैं फिटनेस की बात करता हूँ लोग बाइसेप्स, एब्स, इन चीजों पे आ जाते हैं। हाँ, मैं जो एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट की बात की ना, मैं हमेशा फिटनेस के एंगल को लेके ही इसी से आता हूँ कि सबसे पहले तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाओ। अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस ही ये हैं कि 30 दिन में मुझे आर्नल्ड बनना है, तो आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हो, आपके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मेरा काम है वो कोच करना कि भाई पहले अपनी जिंदगी आसान कर लो। ये मत सोचना, ऐसा भी होता है कि यार अब कल से तो आप स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आज हम जो भी खाना चाहें खा सकते हैं। मैंने खुदा का वास्ता, मैंने कहा सजा पे नहीं जा रहे हो तुम लोग, पहले अपने मेंटली तुमने प्रेशर पे ले लिया। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस में आता है। या नहीं, आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी पर्टिनेंट एडवाइस। देखिए
एक तो योर एबिलिटी टू इंगेज विद पीपल, ये इस वक्त क्राइसिस इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि इट्स ऑल एआई अराउंड अस एंड इट विल ओनली ग्रो, इट विल नॉट गो डाउन, इट विल ओनली ग्रो. अभी तो 101 पे चल रहे हैं हम. Financial intelligence, I didn't that day. Adil did a fantastic job with that. But I think ये एक ऐसी conversation है जिसकी ज़रूरत, मैं भी कॉर्पोरेट में, मेरा तो काम ही हुआ है, मैं देखता हूँ यार इतने काबिल लोग हैं और वो इतने घुट घुट के जीते हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर जरा भी होशियारी की और ये नौकरी गई तो कुछ नहीं बचेगा. Can feel that core man. और दुख भी बहुत होता है, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ जिस तरह से जी है, उनके पास अगले 2 महीने का भी फ्यूल नहीं है. वो कैसे, देखिए ना, मैं जेनरोसिटी कब ऑपरेट करती है, आप देते कब है, जब होता है. सही बात, बिल्कुल राइट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और आई एम ग्लैड दैट यू ब्रॉट दिस पॉइंट. इनफैक्ट अभी जितनी ओवरऑल वेलबींग की स्टडीज हो रही हैं, आप उसमें देखें, फाइनेंशियल वेलबींग का एक बहुत क्रिटिकल रोल है. और ये हम वेलबींग की बात कर रहे हैं, हम अल्ट्रा रिच होने की तो बात ही नहीं कर रहे हैं. वो तो एक अलग बीमारी है, उस पर आप चल पड़े तो फिर तो उसका कोई एंड ही नहीं है ना. ऐसे मैं अभी बाय द वे, आई डोंट नो, मुझे पता भी नहीं था कि कॉन्वर्जेशन निकलेगी, लेकिन आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोग्राम कॉल्ड लिव अ वेल्दी लाइफ. लेकिन मैं इसको तब तक लॉन्च नहीं करूंगा जब तक फहद जैसे किसी इंसान के साथ मैं कंसल्टेशन लेकर इस वेलबींग के एक आखिरी डोमेन बॉडी के साथ भी मैं थोड़ा जस्ट हो जाऊं. बिकॉज आई जस्ट कांट टॉक अबाउट अ सब्जेक्ट दैट आई डोंट डिपिक्ट इन माई सेल्फ. वो आई फील वेरी गिल्टी ऑफ वॉक द टॉक वाली बात. आई फील वेरी गिल्टी. और मुझे लगता है आप अगर एक ऐसी बात बोलो जिस पे आप अमल नहीं करते ना, तो अल्लाह ताला उसमें से, मुझे लगता है कि वो जो आप लोग, उनको कशिश होती है ना सुनने की, उसके दिल में उतर, वो खत्म हो जाती है. सो दैट्स वन एरिया, वन पीस दैट आई एम नाउ कॉन्शियसली ट्राइंग टू गेट ऑन टू. लेकिन उस वेलबींग की इक्वेशन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या मैं इतना कमाता हूं कि मैं अपनी बेसिक जरूरियात खुशी से पूरी करता हूं. क्या मेरे पास बैकअप फंड इतना है कि अगर खुदा ना खास्ता आज कोई फिजिकल किसी भी लेवल का ब्रेकेज आता है तो मैं उसको अगले 6 महीने तक हैंडल करने की सलाहियत रखता हूं. इफ दैट इज टेकन केयर ऑफ, दैट्स डिसेंट फाइनेंशियल कंट्रोल, दैट्स ओके. यू डोंट नीड टू बी अ रिची रिच. बट इसके आगे वेलबींग की और भी मैथ्स है, और वो मैथ्स है कि डू आई हैव टाइम टू स्पेंड इट विद पीपल जिसके लिए मैं काम कर रहा हूं. बिकॉज इफ आई डोंट हैव दैट टाइम, आई एम मैसिवली पुअर यार. आई एम मैसिवली पुअर. मैं बैंक का नाम नहीं लूंगा, इनके प्रेसिडेंट साहब वांटेड मी टू डू अ प्रोग्राम 1.5 hour टॉक ऑन हैप्पीनेस. उनका पूरा टॉप लीडरशिप टीम को उन्होंने इनवाइट किया था अलॉन्ग विद देयर स्पाउसेस. तो मैं अपना बात कर रहा था, तो उसमें बात में से वर्क लाइफ बैलेंस के ऊपर कोई कॉन्वर्जेशन निकल आया. ऑल्दो आई डोंट बिलीव इन दिस नॉनसेंस ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस. व्हाट इज बैलेंस यार? मतलब अब सीसॉ पे अगर आप बैठते हो तो मजा तो तभी है ना जब वो एक गया और एक गया, बीच में आ गया और आप बोले हिलना नहीं. व्हाट अ बोरिंग लाइफ मैन. देयर इज नो बैलेंस, इट्स स्विंग, इट गोज ऑन. यू नीड टू जॉयफुली टैकल दैट. तो मैं उस पर कोई बात निकली, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं था. तो वो एक बैंकर, उनके सीनियर बैंकर, वो बड़े अपसेट हो गए. वो खड़े हुए, वो कह रहे हैं नहीं जी, हम पूरा दिन ये जो कस्टमर की बकवास सुनते हैं और जी अपने एम्प्लॉइज के सारे नखरे उठाते हैं, किसके लिए? वो बड़ा उसने जज्बाती अंदाज में कहा किसके लिए. वो बेसिकली बताना अपनी स्पाउस को चाह रहा था कि सब कुछ मैं तुम्हारे लिए करता हूं. तो उसने बड़ा तरीके से बोला, ये जो हम कस्टमर की बकवास सुनते हैं, एम्प्लॉइज के नखरे उठाते हैं, किसके लिए? तो उनकी बेगम जो बैठी थी वो पोलाइटली खड़ी हुई और कहती है पता नहीं. And that was awkward, but that was the truth. Thunder came out of home. You see, what I'm trying to establish over here is that हम जिसके लिए कर रहे हैं उसके लिए टाइम नहीं है. Then I think आपकी मैथ्स कोई बहुत बुरे हाल में चल रही है. So yeah. इसमें you mentioned about that book, very life changing book यार. उनकी भी नई बुक भी आई है, The Art of Spending. Morgan Housel. Yeah. Psychology of Money. मैंने पढ़ी.
कुछ ऐसी बुक्स होती हैं जिसमें ना आप चिपक जाते हैं, आप बोलते हैं कि यार ये मैं खत्म करके उठूंगा। अच्छा, मेरी आदत है, मैं ना बुक्स टू बुक हॉप करता रहता हूँ थोड़ा सा। एक ज़माने में 2013, 14, 15 मैंने अच्छी खासी बुक्स पढ़ी थी, मेरे पास कोई 200 बुक्स होंगी, तो 20 बुक्स मैंने पढ़ी हैं। उसके बाद से हॉप ही करता रहता हूँ मैं ज़्यादातर ना। तो ये बुक मैंने तकरीबन को 3-4 दिन में ख़त्म कर डाली, क्योंकि इसमें इतनी ज़बरदस्त फाइंडिंग्स थी, कुछ चीज़ें जिसने मुझे सुकून में डाला। एक ये, और एक डॉक्यूमेंट्री द मिनिमलिस्ट, यूट्यूब पे भी, नेटफ्लिक्स पे भी है। इन दो चीज़ों ने मुझे शांत किया, क्योंकि जब 9 to 5 से आप स्विच करते हैं ना, तो 9 to 5 के बाद आपके पास एक तो पे चेक का सुकून नहीं होता है, और आपकी जो आदतें होती हैं वो होती हैं खराब। बिल्कुल सही है। और आप मतलब कहते हैं ना कि एक पे चेक के आखिर में बहुत सारा महीना रह जाता है, वो वाले हालात हो रहे होते हैं। तो इसमें मुझे एक चीज़ बड़ी समझ में आई, बड़ी अच्छी लगी, जो मैं अभी डायरी ऑफ अ CEO का भी, इसकी नई बुक जब आई है, तो मैं इसका परसों तरसों ही पॉडकास्ट देख रहा था, अभी मैंने हाफ ही देखा है। पहली बुक में इसने जिक्र किया है द सेंस ऑफ इनफ का। सेंस ऑफ इनफ का मसला है हर चीज़ में। आपको ये नहीं पता कहाँ पे शो ऑफ खत्म करना है, आपको ये नहीं पता कि कहाँ पे आपको कमाने में पागल होना खत्म करना है। वो आपने जो बात की ना कि यार इतना सफिशिएंटली रिच होना है कि 6 महीने साल तुम्हारे हो जाएं, क्योंकि अगर 6 महीने साल सफिशिएंट होगा तो उसका मतलब ये बैठ जाओगे, काम तो करते रहोगे ना। दूसरी चीज़, अभी इसने बड़ी खूबसूरत बात की कि उसने कहा ना लोग शो ऑफ क्यों करते हैं। तो आई वाज डम्बफाउंडेड जब उसने कहा ना कि देखो 19-20 साल की उम्र में मैंने जब कमाना शुरू किया, मैंने बड़ा शो ऑफ किया था, क्योंकि उस वक्त मेरे पास कुछ ऑफर करने को इसके अलावा था नहीं लोगों को। मेरे पास वैल्यू नहीं थी, मेरे पास विजडम नहीं था। अब मेरे पास ये सब कुछ है ना, तो मुझे पता है मेरे लिए ऑफर करने को क्या है दुनिया को, तो वो चीज़ अब बैकफुट पे चली गई है। अमेजिंग, बहुत बहुत खूबसूरत बात है। इशारा फैसल पे जो नहीं अपने लड़के वो बाइक में वो कर रहे लेट के चला करते हैं, वो उसी लिए करते हैं जिसके लिए हमारे जो 9 दौलती है बड़ी गाड़ी लेके निकालते हैं ना, वो भी सेम मोटिव है। वो जो बाइक पे कलाबाजियां दिखा रहा है उसका एक्सप्रेशन है, और उसको हम गालियां बके, बुरा भला कहे, बकते रहे, क्योंकि वो उसका एक्सप्रेशन है। हमें दुआ ये करनी चाहिए, ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट करनी चाहिए जिसके अंदर उसको एक्सप्रेशन दिखाने का कोई बेहतर तरीका आ जाए। तो बिल्कुल परफेक्ट बात है ये कि हम एक्सप्रेशन दिखाते हैं अपने प्रेजेंट प्लेट्यू ऑफ माइंड के हिसाब से। मैं आज क्या देख रहा हूं, और ये हमेशा कंपैरेटिव ही होता है। ये हमेशा आप कहाँ खड़े हैं ना, मैंने अभी एक बड़ी गाड़ी ली जी, मैं खुश था क्योंकि मेरे साथ वालों के पास नहीं थी। अच्छा, मैं चौड़े में चल रहा था, मैंने कहा भाई तो आपका नेक्स्ट लेवल पे आ गया। फिर एक बड़े लोगों की गैदरिंग में मुझे दावत थी, वहां जब मैं अपनी एक बड़ी गाड़ी लेकर गया तो मेहरान सी महसूस हो रही थी, और मुझे बड़ा डिप्रेशन हुआ। मैंने कहा यार ये तो अभी आगे करने को बहुत काम है। और वो जिस गैदरिंग में मैं गया फहद, उसमें जो मेहमान खुसूसी थे वो उस गाड़ी में आए जो मैंने 7 साल पहले बेच दी थी, और अब मैं उसे बहुत हिकारत से देखता था। जब वो उस गाड़ी से उतरे ना यार, मुझे उस दिन समझ आ गया कि भाई साहब ये गलत मैथ्स पकड़ी हुई है, आपको मैथ्स कोई और पकड़नी है। सो इट्स ऑल अबाउट ये। और इसके लिए ना मैं फहद, अब पहले मैं बड़ा लोगों को समझाता था ये करो ना, अब मैं लोगों को समझाता हूँ अल्लाह से दुआ करो कि वो आपके पर्सपेक्टिव्स को एलिवेट करे। जबरदस्त। बस हैप्पीनेस इज ऑलवेज सब्जेक्टिव। मैं तो यही जानता हूँ कि भाई आपकी डेफिनेशन और मेरी डेफिनेशन गलत है। इसका बहुत ही प्रैक्टिकल एक्सपोजर मेरा हुआ था व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर अ मल्टीनेशनल। वहाँ पे एक पॉलिसी आई कार्स की, हमें कुछ कार मिली हुई थी, जैसे फॉर एग्जांपल स्विफ्ट मिली हुई है, ठीक है। अब कंपनी की पॉलिसी चेंज हुई कि यार आपको ना हम कुछ अमाउंट दे देंगे जिसपे आप डाउन पेमेंट करके कार कोई भी अपनी मर्जी की निकलवा सकते हो, बाकी आपको एक कहते हैं ना कि एक अमाउंट मिलता रहेगा पर मंथ की सैलरी में, आप उसको पे इट ऑफ, आप उस पर किस्तें भर सकते हो उसकी। अच्छा, हम ज़ाहिर है एक मिडिल क्लास फैमिली से होने के नाते, क्योंकि ज़ाहिर है सेविंग्स का एक बहुत बड़ा प्रेशर था, सब कुछ था, तो मैंने क्या किया, मैंने जो पड़े हुए थे पैसे मेरे पास पुराने और नए जो मिले, मैंने उसको लेके नई मेहरान निकलवा ली। स्विफ्ट से आप मेहरान पे ट्रांसफ़र हो गए, 0 मीटर। मैंने कहा चलो मेहरान है, वैसी सेल्स की जॉब है, चलते रहते हैं। यार वो निकाल तो ली, मेरी ज़िंदगी अजाब हो गई। अगले 1.5 साल मैंने जिस कर्म में गुजारे हैं ना, सिर्फ इसलिए कि चलो मैं तो एक मिडिल क्लास फैमिली से था कि चीज़ें थी, सब कुछ था, लेकिन आपके आसपास का जो पीयर प्रेशर होता है, लोगों ने सिटी निकलवाई, लोगों ने सिविक निकलवाई, लोगों ने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ निकलवाई। फॉर एग्जांपल अगर मुझे 35,000 रुपये मिल रहा है और मैं उसकी किस्तों के लिए तकरीबन 20-25 हज़ार दे सकता हूँ या 35,000 दे रहा हूँ, तो लोगों ने ऐसी सी गाड़ियाँ निकलवाई कि 50-50 हज़ार की किस्तें 15,000 अपनी जेब से भर रहे हैं, क्योंकि अब उनको मिलना शुरू हो गया। तो वही ये एलिवेट कहीं और हो रहा है, वो एक्सपेक्टेशंस एलिवेट कहीं और हो रही हैं।
इनफैक्ट इतना हुआ कि मेरी एक वहाँ पे कोलीग थी, दोस्त थी, बड़ी अच्छी दोस्त थी, अभी भी आई होप होगी। तो ऐसे ही उसने एक दिन बैठ के उसने कहा यार फाद आई नीड टू टॉक टू यू। मैंने कहा शायद मेरे डेवलपमेंट के लिए कोई बात होगी ऐसी होगी जो ये मुझसे करना चाह रही है, कोई काम में कुछ देख लिया होगा। उसने कहा तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई तुमने जब ये गाड़ी ली? आई डिड नॉट सी दैट कमिंग। तो मैंने कहा मतलब? कह रही है यार तुम्हारे बच्चे हैं ना, 2 बच्चे हैं तुम्हारे, तुम स्विफ्ट में जाते थे, तुमने कभी सोचा कि स्विफ्ट से मेहरान पे आके अच्छा स्विफ्ट से पहले मेरे पास मेहरान ही थी, ठीक है, जो पिछली कंपनी मिली हुई थी मुझे, तो आई वॉज कंफर्टेबल विद दैट। मतलब डिमोशन तो था लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक्सपीरियंस था मेहरान का। तो मैंने कहा यार आई एम ओके विद इट। बोले नहीं, यू आर ओके विद इट, योर किड्स मस्ट नॉट बी ओके विद इट, योर वाइफ मस्ट नॉट बी ओके विद इट। कभी तुमने उनसे पूछा है? मैंने कहा यार पूछा तो नहीं, बच्चे तो बहुत छोटे हैं, बेगम अलाइंड है। बोली बेगम कहने को अलाइंड है, सवाल ही पैदा नहीं बेगम अलाइंड हो सकती। अच्छा वो अब ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट कर रही, चीजें प्रोजेक्ट कर रही है। तो मैंने घर पे आके फिर बेगम से डिस्कस किया, तो अल्लाह का शुक्र है बेगम हमेशा सपोर्टिव रही है। उसने कहा कि ठीक है यार, एक कान से सुना दूसरा कान से निकाल दो, उसकी एक्सपोजर नहीं है, उसके लिए डेफिनेशन नहीं है। अब यही होता था कि जब फॉर एग्जाम्पल कोई कॉन्फ्रेंस हो रही, कुछ हो रही, तो सब सिविक के बीच में, सिटी के बीच में मैं अपनी मेहरान लगा रहा हूँ। अब मेरा बॉस भी मुझे उल्टी सी नजरों से देख रहा है, कुछ देख रहा है। कहीं ना कहीं मैंने 1.5 साल बाद उसको स्विच दोबारा स्विफ्ट पे किया। वो स्विफ्ट मेरे पास आज भी है, सही है, डेफिनेटली वो तो एक एसेट बन गया। लेकिन फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मेरा रहा है उससे। मैंने इस पे एक वीडियो बनाई गाड़ी में बैठ के 1.5-2 साल पहले और लगा दी। आप यकीन करो लोगों ने मुझे पकड़ पकड़ के जिम में कहा कि यार फाद थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, वी हैव बीन थ्रू द सेम थिंग। लोगों ने मैसेज आए कि यार आपने दिल की बात कह दी, काश कोई पहले हमें समझा देता, हम अभी भी गुजर रहे हैं इस चीज से, वी डिड नॉट सी दैट कि यार ये इस तरह हो सकता है। मैंने कहा भाई ओन योर नैरेटिव ना, मेरा नैरेटिव है, मुझे पता है मेरे घर पे किस तरह चूल्हा जल रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और एट द एंड ऑफ द डे अगर मुझे सैलरी के एंड पे महीना नहीं चाहिए, महीने के एंड पे पैसे चाहिए, तो मेरे पास यही एक उसूल है, मैं इस तरह कर सकता हूँ। तो मेरे घर का आप नहीं जानती और आपके घर का मैं नहीं जानता, तो जब मैं नहीं घुस रहा तो आप क्यों घुस रहे हो? मसला सारा यहाँ पर। बहुत अच्छी बात। और ये फहद मुझे बहुत अच्छा भी लगा ये सुन के। और now that you have shared something which is vulnerable, I'll share with you something very interesting. मेरे एक मेंटोर है, अभी मैं बहुत डेलिबरेट रीजन से उनका नाम नहीं ले रहा। तो अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने बड़ी गाड़ी का जिक्र किया था, वो मैंने इनको बताया, मैंने ली, बहुत खुश हुए। और थोड़े दिन बाद मुझे उन्होंने घर पे बुलाया, बोला बहुत दिन से मिले नहीं है, मिलते हैं। तो मैं तो खुशी खुशी पहुंच गया। ये अपनी बातें करते रहे। इनके घर के बाहर मैंने जो अपने हिसाब से बड़ी गाड़ी ली थी, उससे कम से कम 4 लेवल ऊपर वाली गाड़ी इसके पास है, और वो उसके लिए कोई मसला ही नहीं है। तो मुझे फिर बोला आज आप बाहर बैठ के चाय पीते हैं, तो हम बाहर बैठे। तो मेरी गाड़ी पार्क हुई थी बाहर, तो वहां से मेरी गाड़ी भी विजिबल थी और अब इसकी भी गाड़ी विजिबल थी। तो मुझसे पूछते हैं कितने की ली? मैंने बताया इतने की। गुड यार, अच्छा है, थैंक यू सर। ये पता है कितने की है? तो मैंने कहा नहीं ये तो पता नहीं है। तो उन्होंने बताया इतने की है। मैं कहा इंशाल्लाह एक दिन लेंगे यार। मुझे कह रहे हैं इसलिए तेरे से कीमत नहीं पूछी है। मैंने पूछी, मैंने इसलिए है, उस गाड़ी की जो भी कीमत थी ना फाद, वो सीधा सीधा हुई 100 से मल्टीप्लाई। उसने कहा मेरी इस वक्त नेटवर्थ ये है। तेरी गाड़ी को 100 से मल्टीप्लाई कर। मैंने किया। बोला ये तेरी नेटवर्थ है? मैं कहा नहीं। बोला फिर तूने अपनी औकात से बहुत ऊपर गाड़ी ले ली है। Below the belt and realistically. He destroyed me in seconds. सही बात है। और देखें ये कॉन्वर्जेशंस हमें इन प्लेटफॉर्म्स पे करनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि ये आउट देयर, ये एक तो ये जो टिकटॉक एरा आ गया कि जिसमें कोई भी बेहूदगी लगाकर किसी भी तरह से पैसे कमाकर कुछ भी हो जाएगा। आई थिंक ये एक बहुत ये एक ऐसा हसल है जिसका अपर लॉक तो है ही नहीं ना, इसका देयर इज नो अपर लॉक टू दैट। तो आई थिंक इट ऑल और ये
जैसा अभी तुमने बोला, आई थिंक वी नीड कॉन्वर्सेशंस फॉर दिस। अभी हम लोग, मैं कभी पॉडकास्ट में गया तो बाहर मुझे बंदा, यार आपका पॉडकास्ट देखा बहुत अच्छा लगा। मैं कहा ठीक, आप बातें ही कर रहे हैं। मैं कहा नहीं तो और तुम क्या चाह रहे थे? मैं ऑफिस आके तुम्हारे बॉस के सामने तुम्हारे बेहाफ पे रिजाइन कर दूं? मैं बातें ही करूंगा ना, मैं और क्या करूंगा? आई मीन, तो लोगों को ये भी एक पर्सपेक्टिव देखना समझना चाहिए कि वी कैन हैव कॉन्वर्सेशन। कम्युनिकेशन, देखो तुम्हारी लाइफ चेंज हुई, मेरी लाइफ चेंज हुई, बातों से ही हुई है। यस, द ओनली डिफरेंस इज मैं तैयार रहता हूँ पॉजिटिव बातें एब्जॉर्ब करने के लिए कि यार मुझे चेंज करना है तो मुझे एब्जॉर्ब करना है। वो डू विद और डू टू वाली कोचिंग वाली बात है ना, कि अगर यार मुझ पे कोचिंग करो, दिखाओ मुझे, चेंज करके दिखाओ। तुमने पहले ही कुफल डाल दिया, तुमने ताला लगा दिया, अब तुम मुझे चैलेंज करो तो तुमने डिसाइड कर लिया चेंज ना होने का। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे सेशंस हो गए, उमैर जालियावाला के हो गए, कितने हो गए, मैंने आई वर्क फॉर एशिया पाकिस्तान, नेस्ले पाकिस्तान, चांद फूड्स, स्माइल इंडस्ट्रीज वगैरह, सब जगह मैंने सबको देखा। एक नैरेटिव मुझे हमेशा समझ में आया, अबे यार इतने पैसे हमें दे देते, ये आएगा 4 लाख इसको दिए होंगे, 10 लाख इसको दिए होंगे, पागल बनाते हैं, बातें करके चले जाते हैं। अच्छा, मैं तो जाता था और मैं सुनता था, मैं नोट्स भी लेता था। इसी वजह से आई हैव बीन एबल टू क्विट दैट 9 to 5 5 years बैक। सही है, 12 साल बाद नौकरी छोड़ना, 2 बच्चों के साथ 35 साल की उम्र में, मिड लाइफ क्राइसिस से गुजरते हुए, ये नहीं हो सकता था अगर मैंने वो चीजें एब्जॉर्ब ना की होती। और जो लोग बोलते थे, आज अगर मैं उनके साथ बैठता हूँ तो भले मेरी फटी हो, बोलता अबे तू सही निकल गया यार। मैंने कहा सही नहीं निकला, आई क्विट 9 to 5 टू वर्क 24/7। ये याद रखना, तो अय्याशी के लिए नहीं निकलता अभी 9 to 5 से। 9 to 5 में अय्याशी बेटा, वहां से निकलोगे तो पता चलेगा क्या हो रहा है। लेकिन अभी भी उनकी कॉन्वर्सेशंस वही हैं भाई, उनके साथ बैठ जाओ, वही बॉस की बिचिंग, वही अप्रेजल्स के रोने, वही सब कुछ। तो यार मुझे तो माफ कर दो ना, कॉन्वर्सेशन क्वालिटी थोड़ी चेंज हुई है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और आई थिंक देखो, इसको एक और कॉन्वर्सेशन को एक टिल्ट हम दे सकते हैं, वो ये कि क्या सारी बातें जो हमने सुनी वो हमारे अंदर घुस गई? ना ना। अब है ना, आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी जब नई नई करवटें ले रही है ना, तो अब मेरा फ्रेम और भी चेंज हो रहा है। मुझे लगता है कि जो तुमने सुना और तुमने कोई गाइड हुआ और तुम फिर आ गए, ये हमको लगता है कि हमने ये फैसला किया है। इट्स ऑल पार्ट ऑफ द डेस्टिनी। इसीलिए अब विद एवरी पासिंग डे फाद, my love for dua is increasing, you know, और दुआ परसेप्शन की, सही बात है। दुआ ये भी तो उसकी रजा है ना कि मैं ये देखूं और ये ना देखूं, इसकी रजा है। थैंक यू। सो और इसको हम किसी को फीड नहीं कर सकते कि तुम ये देखो, सही देखेगा नहीं। सही बात। सो मैं जब अपनी ट्रेनिंग्स कराता हूँ तो अब मेरा एक पैशन है। मेरा पैशन ये है कि मैं लोगों को, और अभी आपने एज यू सेड यू विटनेस इट फॉर द फर्स्ट टाइम, आई गिव एग्जांपल्स आफ्टर एग्जांपल्स आफ्टर एग्जांपल्स आफ्टर एग्जांपल्स, and I try to do it in a light-hearted, humorous way, so that you laugh, because what I've realized is कि जब तुम, when we laugh, we reflect faster, right? You have a choice. हमने तो देखी है, we connect faster. Yes. ये तो हुआ था। बिल्कुल, हमने कितनी कॉन्स्टिपेटेड ट्रेनिंग्स भी देखी है जिसमें सुबह 9 बजे जो शुरू होती है और हम 4 घंटे बाद घड़ी देखते हैं तो 9:15 ही बजे होते हैं। तो you don't need that training, right? So yes, और जो मैं कह रहा हूँ, any form of listening, any form of understanding, any form of absorbing, मैं मेरी लाइफ का बहुत सारी चीज़ों से, ऑफ कोर्स आपके चीज़ों को देखने का लेंस बदल जाता है ना। मैं यूसुफी साहब को पढ़ रहा था, मुश्ताक यूसुफी साहब, और यूसुफी साहब लिखते हैं कि जब मेरा कुत्ता मरने लगा तो मरते वक्त मेरे कुत्ते की आंखों में जो बेफिक्री का आलम था वो इंसान को मरते मुयस्सर नहीं हो सकता। And I was like, yes, वो कुत्ता जो मर रहा है उसको शायद उसके बनाने वाले पर मुझसे ज्यादा फेथ है कि उसके जाने के बाद सब चलता रहेगा। ये तो मेरा मसला है कि मुझे लग रहा है मेरे बाद ये दुनिया ऑपरेट कैसे करेगी। गेट लॉस्ट। वो खुर्रम इलाही द फिलोसोफर है, तो उसने बड़ी खूबसूरत बात की मेरे पॉडकास्ट पे कि यार जहाँ इन्वेस्टमेंट होगी दिल वहीं लगेगा ना। एब्सोल्युटली। यहाँ इन्वेस्टमेंट है, दिल यहीं अटका रहता है, वहां होगी तो ठग करके जाओगे, बोलोगे अल्लाह ताला हाजिर है हम लोग। दूसरी चीज़, अभी एक तुमने बड़ा अच्छा पर्सपेक्टिव, मैं जब सुन रहा था ना तो ये चीज़ मैं रिलेट कर रहा था फिटनेस कोचिंग वाले एस्पेक्ट से। जो कैलोरी डेफिसिट वाला एक कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली, या पोर्शन कंट्रोल वाला, वो आप हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से वाज़े है कि भूख छोड़ के उठो।
इट्स ओनली दैट। वेल्थ क्रिएशन में, खैर वेल्थ क्रिएशन में तो ये कॉन्सेप्ट नहीं होता, जो रिचनेस में होता है, खासकर रिच होने के लिए जो हम काम करते हैं, हम क्या करते हैं कि हम जब सेंस ऑफ इनफ नहीं होता ना, तो हम ज्यादा कर बैठते हैं और फिर उसको यूटिलाइज करने लगते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कहा गया कि आपको 600 कैलोरी का डेफिसिट करना है, तो आप अगर 3000 कैलोरीज पे हैं, तो सबसे आसान काम है 600 कैलोरीज कम खाओ, 2400 कैलोरीज हो जाएंगी। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं 600 करनी है ना, हम खाएंगे 300 और जाएंगे जिम में, कुत्ते की तरह दौड़ेंगे, मेहनत करेंगे, क्योंकि हमारे पास 2 नॉब्स हैं, एक न्यूट्रिशन का और एक वर्कआउट का। हम मजदूर नहीं है, कुछ भी कर ले हम मजदूरों की तरह एक्टिव नहीं हो सकते। हमारे पास यही है भाई, कम कर लो ना, हाथ रोक लो अपना, मतलब बरकत वहीं आएगी। बरकत किस चीज में है? बरकत हाथ रोकने में है, बरकत सेंस ऑफ इनफ में है। और तुमने कहा ना कि दुआ में बरकत होती है, सब कुछ होता है, तो मैंने अपने जिंदगी में पर्सपेक्टिव्स नोट किए हैं कि ये न्यूट्रिशन में भी है कि अगर आप ये समझ रहे हो, फॉर एग्जांपल आप हैवी से हैवी वर्कआउट कर लो ना, इंटेंस वर्कआउट कर लो, 200 कैलोरीज, 150, 200, 250 कैलोरीज, लेकिन आपको 600 कैलोरीज का डेफिसिट क्रिएट करना है, तो आप अगर एक हाथ रोक लोगे तो 300 400 तो वहीं से क्रिएट हो जाएगा ना, बाकी आप इंटेंस वर्कआउट कर लो। लेकिन आप पूरी 600 करना चाह रहे हो उससे, तो आप कोलू के बह लो। अब आप घूमे जा रहे हो, रिजल्ट कोई नहीं आएगा, क्योंकि आप वो हीडनिस्टिक ट्रेडमिल पे चढ़े हुए हो, आप वो भी करते जा रहे हो, मुझे ये भी करना है। तो भाई ये एक विशेष साइकिल है, इससे बाहर आओ ना, हाथ रोकना शुरू कर दो, बरकत पे बिलीव करना शुरू करो। बरकत वही है कि आप ज्यादा की नहीं मांगो। मैंने ये नोट किया, अभी राजा ज़ैवलक साहब भी आए हुए थे कुछ 3-4 एपिसोड पहले, तो मैंने कहा देखें, क्योंकि कुछ रिलीजियस स्पिरिचुअल टॉक हो रही थी, मैंने कहा मुझे सिर्फ इतना समझ में आया कि मैंने जब ये दुआ की है ना कि अल्लाह अगर कोई मुझसे मदद मांगे 5 लाख की हो या 50 लाख की हो, तो आई शुड नॉट बी सेइंग सॉरी मेरे पास नहीं है, और वो जेन्युइन मदद हो और मैं कर सकूँ। मेरी दुआ ये होती है, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली मुफ्ती तारिक मसूद भी आ चुके मेरे पॉडकास्ट में, उन्होंने कहा था अल्लाह ताला आपको किसी की बोटी की वजह से आपको बकरा देता है। आपको बकरा मिलेगा तो किसी के पास बोटी जाएगी, तो आप वो बड़ा मांगो ना। हम तो जब दुआ करते हैं हम बोले करोला दे दे, या अल्लाह करोला चाहिए, मतलब इतना बड़ा मांगो कि यार आपके पास जब करोला नहीं, आप बोलोगे मैं इसको दूं, तो आपके पास तो 100 गुना आएगा ना, तो मल्टीप्लाई बाय 100। ये देखना, जॉन अब्राहम को मैं फॉलो करता हूँ, बड़ा डाई हार्ड फैन हम तो है। 17 बाइक्स है उसके पास, हायाबुसा तो कुछ भी नहीं है भाई, वो एक बाइक आती है निकलवा लेता है, 500 करोड़ से ऊपर की उसकी वर्थ है, 0.1% भी नहीं है ये। तो मैं अपने बच्चे को समझाता हूँ, पापा इसकी बाइक्स वगैरह तो मैं भी कभी होगा ना बाइक लूंगा। मैंने कहा बेटा आपने कभी देखा है? मैंने उसको बैठ के वीडियो दिखाई जो उसके बारे में थी। मैंने कहा ये सुनो कितनी वर्थ है इसकी, जब इसने एक छोटा सा पोर्शन दे दिया कि यार ठीक है, इसके पास 17 बाइक्स के पैसे ही नहीं थे सिर्फ। हमारा तो ये ना कि जितने पैसे आएंगे दादा बस लो और शौक पूरे करो। नहीं, ये दुआ का बहुत अमेजिंग यार, ये दुआ का और हमारी कैलकुलेशन का एक टकराव होता है। अच्छा, तो कैलकुलेशंस है ना हमको सिखाई गई हैं एज अ साइन ऑफ सैनिटी। ऑफ कोर्स आप इंटेलिजेंट हैं, कैलकुलेट करते हैं। मैं एक क्लाइंट है, नाम भी ले लेते हैं, ऐसी क्या बात है, इंटरलूप के साथ में एक प्रोजेक्ट कर रहा था। व्हाट अ ब्यूटीफुल कंपनी इट इज, फैसलाबाद बेस्ड। तो वहाँ पुरानी बात अब मैं कर रहा हूँ, ये 2012-13 की हमने वैल्यूज का कोई प्रोग्राम किया था। तो उन्होंने चंद सेशन जो है ना, वहाँ के लेबर्स जो थे, जो उनके सॉक्स के उसमें काम करते हैं, तो मुझे कहा कि यार इनके लिए भी आप थोड़ी सी, तो मैंने कहा अभी फारिग ही हूँ, मैंने कौन सा होटल जाके कोई रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम करना है। तो शाम को घंटा मैं चंद सेशंस ले लेता था। तो एक सेशन में ले रहा था, तो एक लड़के से मैंने पूछा, मैं कहा भाई तेरी क्या ख्वाहिश है? मुझे कहता है मुझे माँ बाप को हज कराना है। अच्छा भाई, सबने बड़ी तालियां बजाई, तो मैंने कहा गुड़िया। तो जब सबने तालियां बजा ली, मैंने कहा और आपने कब हज किया था? उसने कहा मैंने तो नहीं किया है। आपने नहीं किया है? बोला नहीं। मैं कहा क्यों? बोला कहां से करूंगा? मैं कहा तो अभी आपने दुआ की कि या अल्लाह माँ बाप को हज कराना है, तो तुम्हें नहीं करना है? तो बोला इतने पैसे थोड़ी हैं। तो मैं कहा माँ बाप के हैं? बोला नहीं। मैं कहा तू भीगी मांग रहा था ना, उससे 3 की मांगता, उसने कौन सा अप्रूवल लेना है? समझ आ रही? तो हम उसके लिए भी ना पूरा अपना मैथमेटिकल कैलकुलेटर ऑन करके बैठते हैं कि यार ये 2 टिकटें मैनेज कर लेगा, पता नहीं 3 कर। हेलो। तो आई थिंक हमारा जो ये थॉट प्रोसेस है ना, ये और ये देखिए, अब अगेन मैं जब ट्रेनिंग कराता हूँ ना, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आई नेवर स्टार्ट विद दिस थॉट प्रोसेस, नेवर। क्योंकि लोगों को लगता है यार ये तो बुलडोज करने वाली बात हो गई है लोगों को।
तो मैं नहीं करता। और मैं लोगों को, जब मैं ट्रेनर कराता हूँ, मैं ट्रेनर्स को भी कहता हूँ, आपको कोई मजहब से दलील देनी है ना, आप दें एंड में, पहले जर्नी चलाओ उनको, क्योंकि हमको मजा आता है अपनी लॉजिक को खेलने में ना, पहले उनकी उस डोमेन के साथ खेल लो, उसको पहले यहाँ मुतमईन करो और फिर ये लेकर आओ। यू गेटिंग इट? सो हम इसको डे 1 पे एज अ फर्स्ट नरेटिव नहीं सेल कर सकते। इट्स नॉट अ फर्स्ट नरेटिव, इट्स एन इवॉल्व्ड नरेटिव। यू नो, व्हेन यू एक्सप्लोर, यस, आप चीजों को जब होता हुआ देखते हैं ना, देखिए यार, कोविड, मेरी जिंदगी में कोविड ने जो किया है ना, ओ अगर कोविड नहीं आता, आई वुड हैव बीन अ डिफरेंट पर्सन। इट्स ऑल ऑफ अस, राइट? और मुझे तो दुख होता है, मैं अब लोगों से मिलता हूं, दे वेस्टेड देयर कोविड, मैं कहता हूं यू वेस्टेड योर कोविड। तो कोविड से पहले क्या हुआ कि फहद भाई, हम तो छाए हुए थे ट्रेनर, एवरीडे बुक्ड, और 14 मार्च मेरा लास्ट सेशन था और लॉकडाउन की खबरें आ चुकी थी। मेरे ख्याल से 19-20 मार्च कुछ हुआ, बंद हुआ, और 2-3 दिन तो जो दिमाग मेरा एकदम चौक हुआ है ना, मैं क्या करेंगे क्या, क्योंकि तुमने तो कहीं नौकरी की थी फिर आए थे ना। हाँ, बिल्कुल ऐसे। वो मैंने तो यही किया है। हाँ, सही बात। क्योंकि मैं तो नौकरी तो कर ही नहीं पाया था, मेरे से हो ही नहीं रही थी, मेरे को समझ ही नहीं आता था ये क्या करना है। तो 2 दिन तो बड़े डिप्रेसिव गुजरे, और मैं कभी भी सोशल मीडिया पे नहीं था, मतलब आई हैव नॉट बीन। मैं अभी भी रोज लिखता हूँ लिंक्डइन पे, एवरी 15 डे आई डू अ पॉडकास्ट ऑन माय यूट्यूब चैनल, बट आई एम नॉट ऑन सोशल मीडिया। मैं सोशल मीडिया कंज्यूम नहीं करता, आई डोंट सी थिंग्स, ओके। कोई किसी ने कुछ स्ट्रांगली रेकमेंड किया तो मैंने देखा। आई टेल यू, ये आपका भी पॉडकास्ट मैंने सना और उनके हस्बैंड, वो उस टाइम पे मैं उनके साथ कोई इंटरेक्शन कर रहा था, तो उसमें उन्होंने शेयर किया था, तब मैंने देखा था। तो आई डोंट कंज्यूम, और मैं उस वक्त बहुत रिलक्टेंट भी था टू फेस द कैमरा, बट मैंने सोचा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, वरना घर कैसे चलेगा। एंड आई स्टार्टेड विद माय फर्स्ट वर्चुअल सेशन ऑन द 21st ऑफ मार्च। उसके बाद मैंने पूरी रमजान सीरीज की, रात 10 से 11 बजे तक करता था, और उस टाइम पे उसको फेसबुक और ये सारा मिलाकर लाइव 1.5 से 2,000 बंदा देखता था। लाइव 1.5 से 2,000 मुझे लोगों ने बताया कि बहुत बड़ी बात होती है। मेरा अच्छा होती होगी, और वो हम इंटरैक्ट करते, अब बहुत अच्छा हो गया। फिर आई डिड फ्यू वर्चुअल ट्रेनिंग्स, 1-2, एंड बिकॉज आई शोड अप, तो मुझे थोड़ा काम भी मिलने लगा वर्चुअल। लेकिन फाद उस 1.5 साल में मुझे जिन कंपनी से काम मिला ना, वो मेरे प्लान और पिच का हिस्सा भी नहीं थे। एक तो ना आपके प्लान का हिस्सा हो, वो मेरे प्लान और पिच दोनों का हिस्सा नहीं थे। और मेरा पर्सनल एक्सपोजर टू माय पर्सनल मोहताजी और हेल्पलेसनेस, वो मुझे तब हुई, क्योंकि उससे पहले आई वॉज इन कंट्रोल, माई स्ट्रैटेजी वॉज वर्किंग, दैट इज वॉट आई थॉट। अब मैं ये क्रैश कोर्स के लिए किसी के लिए दुआ तो नहीं करता, लेकिन अब मैं ही ये बातें, यकीन करो, अगर 2019 में सुन रहा होता तो मैं कहता क्या बकवास कर रहे हैं यार, अल्लाह मियां ने कहा, अल्लाह ताला ने कहा जी, एफर्ट करो, तो ये तो ये, वो मैं अपनी नैरेटिव बेचता उस वक्त। लेकिन नैरेटिव बदल गया, तो अब आप इसको किसी को बेच नहीं सकते। There's a word, vocabulary का बड़ा सा वर्ड है, serendipity, मेरा फेवरेट वर्ड है। यस। मैंने एक पॉडकास्ट में किसी से जिक्र किया था, तो उनको भी नहीं पता था, तो उन्होंने कोई और वर्ड उसका दिया, मैंने कहा मुझे सेरेंडिपिटी का पता है, मतलब आई लिव माई लाइफ लाइक दिस। भाई आप प्लान तो करते हो, लेकिन ऊपर वाले के प्लान जो होता है ना, कभी कभी ऐसी चीज आपकी गोद में गिरती है तो आप बोलते हो यार ये तो मैंने वो ही नहीं किया था। और यासिर भाई जो सना के हस्बैंड है, उन्होंने एक पॉडकास्ट में मुझे बताया था कि यार बिजनेस की खूबसूरती पता क्या है, हर रोज अल्लाह याद आता है। नौकरी में कभी ऐसा नहीं होता, लिटरली मैं दैट हिट मी हार्ड, बाकी कभी ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसमें भी अल्लाह याद आता है नौकरी में, अगर बॉस मनूस हो। हाँ, लेकिन कम से कम ये होता है, कम से कम ये होता है कि आपको पेचेक का सुकून होता है ना। लेकिन यहाँ पे जो जब आपको पता होता है तो आपको हर रोज अल्लाह याद आता है, फिर कोई ऊंच नीच होती है तो बंदा याद करता रहता है।
अच्छा, तुमने बात की मेंटोर्स की. वी बोथ लव, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, नदीम चौहान भाई को. मेरा तो बड़ा ज़बरदस्त इंटरेक्शन रहा है उनसे, ठीक है. और एक दो दफ़ा ही लाइव हुआ है, लेकिन जो भी रहा है बड़ा ज़बरदस्त रहा है. इनफैक्ट जब उनको मुझे रिजेक्ट करना था कि यार तुम हमारा पार्ट नहीं हो, तो उन्होंने बड़े खूबसूरती से रिजेक्ट किया मुझे, कि मुझे पता भी नहीं चला कि मैं रिजेक्ट हो गया हूँ. उन्होंने कहा यार तुम हमारे कल्चर का पार्ट नहीं बन सकते, क्योंकि उस वक्त मेरी शादी नई नहीं हुई थी. उनको काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स करवाने, तो उन्होंने बड़ा अच्छा मुझे कोच किया कि यार तुम अभी शादी हुई है, ये करो वो करो. लेकिन ज़बरदस्त. तो तुमने सेशन में भी एक दो चीज़ें उनकी बताई थी कि यार ये एक दो ऐसे हैपनिंग्स हुई थी जिन्होंने मेरी लाइफ को चेंज किया. आई वांट यू टू रीट्रेट देम, क्योंकि बड़ी आई ओपनिंग थी. Refer to what? Which one? Which one? लाइफ चेंजिंग. The life changing one. देखो, एक तो यार नदीम, bless you. नदीम का मैं तुमको एक पहले मजेदार चीज और फिर विल कम टू लाइफ लेसन. मैं 2011 की बात है, मैरियट इस्लामाबाद में था. अच्छा, उस वक्त ये फेसबुक और इतना कोई इसका यूजेज तो पता नहीं होगा, तो पता नहीं, मेरे पास तो नहीं था. करते होंगे, मेरे पास नहीं था. मुझे आज भी याद है, मेरा एक फेलो ट्रेनर है, वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर्स इन द कंट्री, फराद. तो आई स्टिल रिमेम्बर, आई डोंट नो इफ ही रिमेम्बर्स और नॉट, बट कराची में जब पहले कोस्टा कॉफी होती थी, ये तो फिर बाद में आई, जो पहले होती थी, तो वहां पर मैं उससे मिल रहा था. हम दोनों मिले थे किसी काम के वास्ते, और उस वक्त मेरे पास ब्लैकबेरी था, और ही वॉज द वन जिसने मेरे को फेसबुक एक्चुअली मेरे सिस्टम पे इंस्टॉल करके दिया था. सो आई हैव बीन बैड विद टेक फॉर मोस्ट ऑफ माय लाइफ. तो नदीम 2011 में ट्रेनिंग में था मैरिड, तो सुबह ब्रेकफास्ट पे ही वाज देयर. सो आई वाज वेरी हैप्पी. ऑफ कोर्स मेरे सीनियर थे, आई वाज ऑड, एंड तो मैं नदीम भाई से मिला. उसने कहा आजा तू शाम को बैठते हैं, यू मेट हिम सो यू नो हिज स्टाइल. तो आई वेंट टू हिज रूम इन द इवनिंग एंड बैठा, मैं उससे पूछ रहा हूँ चीज़ें, वाज टेलिंग, एंड वेरी जेनरस, वेरी ओपन हार्टेड. एंड फिर मैंने उससे पूछा, मैं कहा नदीम भाई, कभी कभी लोग इतने फजूल सवाल पूछ लेते हैं, और कभी कभी तो फजूल होते हैं लेकिन कभी कभी मुश्किल होते हैं, और मुझे जवाब नहीं आता, क्या करूं? उसने कहा यार इसमें तो कोई मसला ही नहीं है. जैसे ही वो मुश्किल सवाल पूछा, अब मुझे था कि ये बोलेगा से आई डोंट नो, लेकिन मैंने कहा चलो पूछ लेते हैं. तो मैंने कहा, उसने कहा जब भी कोई मुश्किल सवाल पूछे उसको बोल इट डिपेंड्स. इट डिपेंड्स, बोला हाँ, लिम्बो में छोड़ दो उसको. हाँ. तो मैं कहा इससे क्या होगा? बोला तू कह के तो देख, वैसे भी तेरे को तो जवाब पता ही नहीं है. मैं कहा तो बोला इट डिपेंड्स क्या है? तो मैंने कहा ठीक है. जनाब फाद भाई, उसके बाद हम ट्रेनिंग में आए और 2-4 सवाल आए, मैंने कहा इट डिपेंड्स. अच्छा, मैंने भी बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव बना के कहा इट डिपेंड्स, और मुझसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक मूव उसने बनाया. इट डिपेंड्स सुनने के बाद उसको समझ भी आ गई, एंड आई वाज लाइक मैन इट्स वर्किंग. एंड मैं यहाँ इट डिपेंड्स, वहाँ इट डिपेंड्स. मैं कहा यार ये तो तबाही हो गई. मैंने जी नदीम भाई को 3-4 दिन बाद कॉल लगाया. मैं कहा नदीम भाई कमाल हो गया, इट डिपेंड्स इज वर्किंग. बड़ी उन्होंने मुझे मुबारकी दी, लेकिन फिर नदीम चौहान बीइंग नदीम चौहान, ही सेड लेकिन कभी कोई अब्बा का नाम पूछे ना तो इट डिपेंड्स नहीं कहते. यू सी दैट्स टिपिकल नदीम चौहान. बिल्कुल. लगा जब कोई स्पेसिफिक बात पूछे तो उसमें इट डिपेंड्स नहीं चिपका देना. सो नदीम भाई वाज अमेजिंग. आई थिंक वन ऑफ माय लाइफ्स मोस्ट रीसेंट लर्निंग, एंड पर्टिकुलरली माय वर्क ऑन हैप्पीनेस, क्योंकि इंशाल्लाह जिंदगी रहती है, अल्लाह ताला मौका देते हैं, और अगर वो मेरे हिस्से में मेरे लिए बेहतर है तो 2026 is a year that I want to spend having more conversations around happiness. And one of the things that I've recently realized is that my biggest inspiration to live happy life is death. Death is a fantastic motivator. Unbelievable motivator. और देखो डेथ है ना, डेथ के बहुत सारे छोटे बहन भाई हैं. स्लीप छोटा भाई है, रेस का खत्म होना छोटी बहन है, किडनी स्टोन है वो लेजर के जरिए, ऑपरेशन के जरिए, दवाइयों के जरिए निकल जाना, ये भी फूफी की बेटी है. ये सब रिश्तेदार हैं डेथ के, है. ये डेथ जो है वो लूप के कंप्लीशन का नाम है ना.
आपका लाइफ का लूप है वो कंप्लीट हो गया, आपकी रेस थी वो कंप्लीट हो गई, आपका दिन था वो कंप्लीट हो गया। ये लूप कंप्लीशंस हैं। अब 1 मिनट के लिए सोचो ये लूप कंप्लीशंस ना हो, व्हाट अ मिजरेबल लाइफ इट विल बी। हम लोग डेथ को फेयर पॉइंट देखते हैं। आप एक लम्हे के लिए सोचो कि अगर डेथ ना हो, व्हाई विड वी डू इवन दिस पॉडकास्ट टुडे? सही बात। यूं से कभी भी कर लेंगे। हाँ, यू सी, ऐसे डेथ इज सच अ वंडरफुल ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जिसकी वजह से हम लोग अर्जेंसी पे आते हैं। देयर इज अ सेंस ऑफ अर्जेंसी, देयर इज अ सेंस ऑफ एजेंसी। व्हाई, वो एजेंसी है एक्चुअली। एंड आई थिंक the problem is not that death is or is not, the problem is death की realization। और ये मेरे को किस तरह हुई है ना, even that has a very funny side of it। डेथ तो हम सबको पता है एक दिन मरना है। हमारी हरकतें नहीं है लेकिन डेथ वाली, मैं ये आपको अभी आपके इस प्लेटफॉर्म पे बता रहा हूं, हमारी हरकतें हैं ही नहीं मरने वाली। ये सुन रहे हैं जितने लोग जिन्होंने नई गाड़ी ली है, प्लास्टिक उतारा, थैली उतारी, थैली उतार नहीं रहे आप गाड़ियों से, ताकि 4 साल बाद जिसको बेचो उसको सुकून से मिले। हमारे घरों में बर्तन का सेट पड़ा है, उसमें खाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इंशाल्लाह एक दिन खाएंगे। ये चीप हरकतें वो करता है जिसको मौत पे ही मानना हो। संजय जी, वरना चॉकलेट आज ही खाते हैं, एक्सपायर होने के करीब नहीं खाते जी। तो हमारी हरकतें मरने वाली है ही नहीं। ये जो हम दुश्मनी पाल के बैठे हुए होते हैं, ये हरकतें मरने वाली, ये हरकतें है ही नहीं मरने वाली। तो मुझे रियलाइजेशन कैसे हुई फाद, आई एम वन ऑफ दोज पीपल, आई डोंट नो अगर आप भी वो है या तो फिर ये मेरे फिटनेस की कमी की वजह से हो रहा है, मुझे नहीं पता। बट मैं यार शाम को जब घर पहुंचता हूं ना, पता नहीं मेरा बायोलॉजिकल सिस्टम किस तरह से अलाइंड है, मुझे उसी वक्त वॉशरूम जाना होता है और मैं एक पिनेकल पे होता हूं अर्जेंसी की, यानी अगर अब नहीं हुआ ना तो ये ब्लैडर जो है वो अंदर फट जाएगा। सही बात। तो पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा है, बट ये है। अब मैं आई कांट हेल्प इट। बीच में शायरा फैसल आती होगी ना? यार शायरा फैसल नहीं आती, दैट्स द बेस्ट पार्ट। लेकिन मजे की बात ये कि पोर्ट कासिम से घर आऊं तो भी अर्जेंसी वही है, और क्लिफ्टन से डिफेंस जाऊं तो भी अर्जेंसी वही है। तो पता नहीं कुछ मेरा कुछ है, इसको शायद अप्रोचिंग ऑफ द होम के साथ में लिंक कर सकता हूं, पता नहीं, आई डोंट नो, बट देयर इज सम बायोलॉजिकल अरेंजमेंट इन मी। तो मैं घर आया और मैं सीधा वॉशरूम में चला गया। अभी तो मैं अंदर जाके सेटल हुआ हूं यार, व्हाट अ जॉयफुल टाइम इट इज, इजंट इट? अभी तो मैं सेटल हुआ हूं तो दरवाजा नॉक हुआ। मैं कहा हाँ, तो मेरी वाइफ थी। मुझे कहती अंदर हो। मैं कहा यार जाहिर सी बात है अंदर हूं, रिकॉर्डिंग थोड़ी छोड़ के जाऊंगा, अंदर ही हूं। मुझे कहती है तो बता के जाते। मैं कहा यार मैं बाथरूम क्यों बता के जाऊं? उसने कहा क्योंकि अंदर चुपकली है। द मोमेंट शी सेड, चुपकली तो पहले भी थी, बट वो मेरे अवेयरनेस में नहीं थी, है ना? ब्यूटीफुल। मैं कितना सुकून में था। सही बात। लेकिन जब वो चुपकली मेरे अवेयरनेस में आ गई, द एंटायर रियलिटी चेंज्ड। डेथ है, अवेयरनेस में ही नहीं है। तो जब वो अवेयरनेस में नहीं है, ये जो हमने तबाही मचाई हुई है दुनिया में, वो इसीलिए मचाई हुई है ना कि वो मेरे अवेयरनेस में नहीं है। द मोमेंट डेथ कम्स इन योर अवेयरनेस, यार इट इज द फाइनेस्ट मोटिवेशन, फाइनेस्ट। अच्छा, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स जाहिर है मैं भी पार्ट रहा हूँ उस ऑडियंस का जो मैंने अभी जिक्र किया था। इसमें क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे उमैर जाली वाले से पूछा था मैंने कि यार तुम लोग इतना मोटिवेट कर देते हो आके, जैसे मुझे किया, मैं तो कॉर्पोरेट से बाहर आ गया। कुछ लोग इतना मोटिवेट हो जाते हैं। तो इसमें हाउ डू यू कीप द बैलेंस? क्योंकि देखो हर कोई तो एंटरप्रेन्योर, हर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हो सकता, आपको एम्प्लॉयज चाहिए। अब मुझे ये लगता है कि एम्प्लॉय होना बुरी बात नहीं है, एम्प्लॉय माइंडेड होना बुरी बात है। सही है। तो हाउ डू यू वर्क ऑन दोज थिंग्स फॉर द एम्प्लॉयज? मैं जो क्लाइंट्स मेरे सुन रहे हैं, मेरी वजह से कोई नहीं छोड़ रहा, ये मैं पहले क्लैरिटी नोट नहीं, आई थिंक अच्छा, एक तो it all depends upon the kind of work that you do. So most of the work that I do is generally not motivational. So most of my work is not motivational. In fact, मैं तो स्टार्ट में डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि भाई मेरी वजह से अगर आप मोटिवेट हो गए, ये आपका पर्सनल मसला है, मेरी नीयत नहीं थी, ठीक है?
मेरी नियत नहीं थी। कंपनीज तो मुझे हायर करती हैं फॉर गिविंग द टफ मैसेजेस, सही है। ठीक है। बट आई थिंक दो चीजें इसमें बहुत मैटर करेंगी। एक, द टीचर अपीयर्स व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी। ये कमाल बात है भाई, ये कमाल बात है। ये इसको अगर कोई समझ जाए ना, इट्स इन इटसेल्फ इज अ कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑफ विजडम, राइट। सही बात। वो मैं एक सेशन में किसी से पूछ रहा था कि भाईजान वो आपने सुना है वो कि जब आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी दुनिया साजिश करती है कि आपको मिल जाए। तो बताया भाई ये शाहरुख खान ने फरमाया है। मैं कहा बिल्कुल। उससे पहले पॉल कोएल्हो ने फरमाया था कि व्हेन यू लव समथिंग सो डियरली द एंटायर वर्ल्ड कंस्पायर्स दैट यू फाइंड इट। तो उन्होंने कहा हाँ ये भी सही है, लेकिन उससे पहले रूमी ने फरमाया था कि जिसको तू ढूंढ रहा है वो तुझे ढूंढ रहा है। व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। मैंने कहा ये भी सही है, लेकिन मैंने कहा उससे पहले कुरान में अल्लाह ने ही बता दिया था कि तू सोच भी नहीं सकता अगर मैं ना चाहूँ। तो ये पूरा ये सर्कल है यार। तो एक तो ये कि टीचर आता ही तब है साहब जब स्टूडेंट तैयार हो गया होता है, ठीक है। लेकिन आई थिंक, और बहुत अच्छी बात कही, मुझे था कि स्टार्ट में जब ये बात हुई थी कि तुमने कहा कि मैं जॉब छोड़ दिया, तो मैं चाहता था कि मैसेज ना जाए कि कोई एम्प्लॉई होना कोई बुरी बात है। बिल्कुल। सो आई एम ग्लैड यू ब्रिंग दिस अप। ये आजकल ये नए नए, एक तो नौकरी छोड़िए, बेरोजगार है, अपने आप को सीईओ कह रहा है और एम्प्लॉयज को गालियां भी बक रहा है। I mean, you are an idiot. मतलब you are not an entrepreneur. You are a bloody jobless idiot who printed a CEO card. So just और put it. इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि मैं आज जो भी हूँ वो उन 12 साल की वजह से। Yes. Those 12 years actually made me the way I am. यार, तो मैं कभी उन एक्सपीरियंसेस को डिनाई कर ही नहीं सकता, ना उसको डिमीन कर सकता। और ये अच्छा है, कभी हम इस पे भी कॉन्वर्सेशन करेंगे। ये जो एक नॉनसेंस बना के रखा हुआ है, ओ जी अपना काम, ओ जी अपना काम, ओ भाई उसके लिए एक सर्टेन एंटरप्राइजिंग एक्यूमेंट चाहिए। ऐसे अगर ऐसे ही अपना काम है और सारे भी चाय के ढाबे खोल लेंगे तो भाई वो चाय के ढाबे सबने जो खोले तो उसमें भरेगा कौन उसको। सो आई थिंक इट्स मैं तो देखता हूँ लोगों को एम्प्लॉयमेंट को गालियां बक के अपना काम शुरू करके एम्प्लॉय ढूंढ रहे होते हैं। there is a confusion, principally there is a confusion, so thank you for bringing this up. So I think बहुत अच्छी बात बोली कि वो जो हमारा एक जहन बन जाता है ना, कि जो तुमने एम्प्लॉई माइंडसेट वाला जो बात किया, वो जहन बेसिकली ये बन जाता है कि मैं वो करूं जो मुझे करने को कहा गया है। मुझसे कोई पूछे ना एम्प्लॉय और एंटरप्राइजिंग पर्सन में क्या फर्क है, मैं एम्प्लॉई, वो जो एम्प्लॉय माइंडेड और एंटरप्राइजिंग माइंडेड में क्या फर्क है। एम्प्लॉय माइंडेड वो करता है जो उसको करने का कहा गया है, एंटरप्राइजिंग माइंडसेट वो करता है जो वो कर सकता है। और ये बहुत बड़ा फर्क है। सही बात है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ डू व्हाट यू कैन डू, बिकॉज मेरी ऊपर वाले से इतनी कोई जान पहचान नहीं है, लेकिन मैंने चंद लोगों से पता करवाया है वहां ऊपर वो मुझे बता रहे हैं कि यहाँ सवाल हो ही नहीं रहा उन चीजों पे जो तूने नहीं की और तू कर नहीं सकता था। सवाल उन चीजों का है जो तूने नहीं की और कर सकता था। दैट्स एंटरप्राइजिंग। सिंपल हो गई बात। तो इसमें आई थिंक वन शुड ऑलवेज आस्क, can I do this better? Can this email sound more graceful? Can I welcome someone with a bit more generosity? If that works, that's enterprising यार। और क्या है? और वैसे भी अब तो इसका भी एक टर्म स्टार्ट हो गया ना, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर होता था, अब एंटरप्रेन्योर होता है, क्योंकि बेसिकली क्योंकि आप भी चाहेंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सेट ओरिएंटेड कंपनी में था, तो मैंने नोट किया कि अच्छा हम IBA से नए ग्रेजुएट हुए, थोड़ा सा हमें हथेली के छाला बना के रखा जाता है, नए ग्रेजुएट्स होकर आते हैं तो यार इनको जरा छेड़ना नहीं है, करना, तो हम थोड़ा खुल के भी खेलते थे। तो मैंने रियलाइज किया सेठ को कि सेठ ने अगर बोल दिया ना, फॉर एग्जाम्पल वो ट्रैवल पे हैं और मुझे कोई उनका अप्रूवल चाहिए और वो मेरे डोमेन में है और मेरी कुछ प्रैक्टिस है, पहले मैं इस तरह के अप्रूवल्स ले चुका हूँ, मुझे पता है कि हाँ यार इतना तो मैं खेल सकता हूँ, और मैं खेल गया, सही है। तो जब बेसिकली मेरे बॉस ने सेठ को बोला कि हम इंतजार कर रहे थे, बोला यार आई लव दिस, ये तुमने क्यों नहीं किया, तुमने क्यों अप्रूवल नहीं दिया, क्योंकि ये एंटरप्राइजिंग ये एजेंसी का एलिमेंट था। वहां से मुझे पता चला कि यार ये माइंडसेट है, क्योंकि एक बंदा इंतजार करता है कि वो करेंगे तो अच्छा, उसमें क्या होता है, उसमें आप चिल हो गए क्योंकि आपने टोपी उतार के रख दी सेठ पे। अब सेठ साला तुम्हें लाया ही इसीलिए कि भाई मैं जब यहाँ नहीं हूं तो संभाल लेना,
तो वो एंटरप्राइजिंग माइंडसेट जो है, जो एंटरप्रेन्योर है, वो नहीं है। क्योंकि आप बंदा सिर्फ ये चाहता है कि भाई मैं इसके पास काम करूं, और दूसरी एक बहुत बड़ी गंध जो हमारे माइंड में, और हमारी जॉब सिक्योर रहे, मैं ऐसी हरकतें करता रहूं और मुझे को पाल ले। ये नहीं हो सकता। मतलब लोग, जब मैं नेस्ले में आया था खास तौर पे, तो मैं मैटको फूड से आया था, फलक राइस से, तो कुएं का मेंढक एकदम उठा के अपने इंडियन ओशन में फेंक दिया। तो मेरा तो लिंक्डइन भर गया ना, लोगों ने कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी शुरू कर दी। पहली दफ़ा ऐसा हुआ 2016 की बात है, ये 15 में मैंने स्विच किया था। तो लोग सीवियाँ भेज रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, ख़ानदान में इज्जत हो गई ना, हाँ भाई नेस्ले से आए, ये नेस्ले से आए, तो ये आए वो आए, अच्छा हर जगह जा रहे हैं तो भाई नेस्ले में काम करते हैं ये। तो अब अच्छा नेस्ले में क्या हो रहा था मैं जानता हूँ कि नेस्ले की सेल्स बहुत टफ है, ठीक है, और आप पहले सेल्स थे भी नहीं एफएमसीजी की सेल्स में। तो अब जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो मैं अभी एब्जॉर्ब कर रहा हूँ और ग्रो कर रहा हूँ। तो वहाँ से कोई बंदा बोलता है यार ये सीवी ज़रा, अच्छा मैं फॉरवर्ड कर दी, ठीक है करवा दिया इंटरव्यू, यार जॉब सिक्योरिटी का क्या सीन है। ऐसी जलती थी मेरी कि जॉब सिक्योरिटी, मतलब हम यहाँ पे बेसिकली सिर्फ जस्टिफाई कर रहे हैं कि यार सर्वाइव कर रहे हैं, ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि ये कल्चर इतना आपसे डिमांड करता है। और यहाँ मैं सोचूं कि यार मैं कुछ ना करूं और मेरी जॉब सिक्योर रहे, और पीछे 1000 लोग खड़े हैं एसी सीट के लिए, और तुम बात करो जॉब सिक्योरिटी की। क्योंकि एक प्रोग्रेसिव कंपनी नहीं चल सकती सिक्योरिटी के इस कॉन्सेप्ट पे। जितना काम करोगे, ओवर डिलीवर करोगे, भाई तुम्हारी जॉब उतनी ही सिक्योर रहेगी। इस कंपनी में ऐसे लोग हैं जो 25-25, 30 साल से हैं, दुनिया भर घूम चुके हैं, और स्टेट कंपनीज में भी हैं। तो ये माइंडसेट जो है ना, ये मुझे बड़ा वो इरिटेट करता है कि मैं भी अगर किसी को एम्प्लॉय को हायर करूंगा तो भाई मुझे भी उसमें वही चीज़ चाहिए कि भाई वो जो मैं टाइम खरीदूंगा, टाइम कैसे खरीदूंगा, जब तू मुझे आज़ाद करेगा तो अपना काम कर लेगा और मैं यहाँ से आज़ाद हो जाऊंगा। यार ये जो जॉब सिक्योरिटी का इशू है ना, ये असल में तो ये रूटेड है बेतवक्कली में। हाँ बिल्कुल रूटेड, इसका रूट वहां से आता ऐसे है। ही। लेकिन जॉब सिक्योरिटी, इसको कभी और की कॉन्वर्जेशन में भी रखेंगे, लेकिन जॉब सिक्योरिटी भाई साहब ब्रांड किया गया, ये कोई अचानक से थोड़ी आया हमारे दिमागों में। ये हजरत हेनरी फोर्ड, ये लोगों ने बेचा है। इन्होंने कहा था लिसन, डू व्हाट वी टेल यू टू डू एंड वील टेक केयर ऑफ योर rest of the life. You kill your agency, park it at home, do what we tell you and we'll take care of you. और ये चला दुनिया में until 80s और 90s में, जब स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशंस और कॉन्वर्जेशंस चेंज होना शुरू हुई, एंड देन एवरीथिंग स्टार्टेड फॉलिंग डाउन। तो इस पे कभी रखेंगे कॉन्वर्जेशन। इतना ज्यादा प्रेशर था कि व्हेन आई वाज रिजाइनिंग फ्रॉम देयर, आई वाज गोइंग टू आईसीआई पाकिस्तान में, वो भी सही कंपनी है, फैंटास्टिक। तो आई वाज गोइंग देयर एज रीजनल सेल्स मैनेजर, यहाँ मैं एरिया सेल्स मैनेजर था। तो जब मैं छोड़ रहा था तो अबे कौन छोड़ता है, नेस्ले सी कंपनी कौन छोड़ता है। मैंने कहा भाई ये नासा भी होती तो मैं छोड़ सकता था, कोई मसला थोड़ी, मतलब इट्स अ कंपनी। लेकिन ये है कि उसके बाद एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की, बट आई वाज मेंटली रेडी फॉर दैट, कि आप जब भी एज अ सोलो अपना काम करने जाते हो तो आपके पीछे वो ब्रांड नहीं होता है, और आपको जॉब पे ही उस चीज़ की तैयारी कर लेनी चाहिए जो हम बात कर रहे हैं एंटरप्राइजिंग की। क्योंकि आई हैव सीन एंड यू मस्ट हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल कि सुबह अपनी सिटी में या अपनी मर्सिडीज़ में आ रहा हूँ, शाम में रक्शे में एचआर वाला का बंदा छोड़ने जा रहा है उनको घर, ये 1 डे के नोटिस पीरियड पे, गोल्डन हैंड शेक्स ये वगैरह। अभी जिम में भी एक साहब मुझे मिले थे, 40 साल की सर्विस है कंपनी में, उन्होंने गोल्डन हैंड शेक दे के वो कहते हैं कि मैं वो 12 बजे जिम आ रहा है। तो मैंने, क्योंकि मैं भी उस टाइम पे जाता हूँ 12-1 बजे, तो मैंने मुझसे पूछे थे यार मैं तुम्हें फॉलो करता हूँ, तुम ऐसे ऐसे करते हो। तो मैंने कहा आप करते क्या है, तो बोला यार मैं अभी फारक बैठा हूँ गोल्डन हैंड शेक लेके इस कंपनी से। तो मैंने क्या कर रहा है, बोलना यार बस स्ट्रगल कर रहा हूँ, पता नहीं है। तो मैं बड़ा मुझे ऐसा लगा 40 साल एक पैटर्न डेवलप हो जाता है, और उस पैटर्न में आपने सीखा नहीं कि किस तरह हाउ टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ व्हेन द ब्रांड इज नॉट देयर एट योर बैक। वो 2 मिनट लगाएंगे, वो वैसे आपको पालने नहीं बैठे। तो यही एंटरप्राइजिंग स्पिरिट इसकी बात हो रही है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं असल में आई थिंक एट दी एम्प्लॉय लेवल भी हमें इस पे एम्पैथी चाहिए ना यार। इसको इस तरह से देखो, मैं अभी एक ट्रेनिंग करवा रहा था, तो एक बंदे ने कहा यार देखें काम मैं डिलीवर कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। मैं कहा सही बात है, ये मुझे कह रहे हैं सुबह 9:30 बजे तक आपको चेक इन करना है। मैं कहा सही है, जुल्म नहीं है ये। मैं कहा बिल्कुल जुल्म है, सगा इनको कहे ना फिर इसको सही करें। मैं कहा इससे पहले मुझे आपकी वालदा से बात करनी है। मैं कहा वालदा कहाँ से आ गई? मैं कहा नहीं, मैं उनसे बात करूंगा कि आपकी जो मेड नहीं सुबह 8 बजे आती है, उसको भी अगर ये थोड़ा सा फ्लेक्सी आवर्स कंसिडर कर लें आपकी अम्मी, तो थोड़ा सेट हो जाएगा, ताकि क्या उन दोनों के लिए आसानियां पैदा हो। आई थिंक फहद, इंशाल्लाह जिंदगी रहती है, लेट्स डू 1 पॉडकास्ट ऑन बीइंग अ प्रोफेशनल। Sure. Who is a professional? A professional is someone who signed up
that I'll do this under these terms at this remuneration. ये साइन करने के बाद आपकी जो क्रिएटिविटी जन्म लेती है ना कि मैं ये पूरा माशरा बदल दूं और ये सीईओ तो निकम्मा है और ओनर को तो कुछ पता ही नहीं है. सर रिलैक्स, यू जस्ट साइंड अप, यू आर डेस्परेट, यू हैड नो जॉब, शट अप. सो आई थिंक ये बाज हार्ड कॉन्वर्सेशंस भी करने की जरूरत है, बिकॉज ये सब हम जो हेलुसिनेटेड दुनिया में जिंदा है, इट्स नॉट सर्विंग अस. और देखो बहुत दफा ऐसे लोग तुमने देखे होंगे, मैं तो बस छोड़ने वाला हूँ, मैं तो बस छोड़ने वाला हूँ. मैं 5 कंपनी में मैंने काम किया, 5 कंपनी में ऐसा कोई ना कोई खलीफा मुझे जरूर मिला जो मुझे बोलता था, कहाँ आ गए, यहाँ क्यों आ गए. मैं आप कब से हैं? वो भूतनी का बैठा होता था 25 साल से 20 साल से, तो भाई तुम क्यों नहीं गए. उसकी जिंदगी का मकसद ये है कि सब चले जाएं. बिल्कुल ऐसे ही है. और एक कंपनी खरीद लूं. एक कंपनी में तो मैंने इंटरव्यू दिया था, दैट वाज आल्सो मल्टीनेशनल. अच्छा, नेस्ले में मैं गया था, उसको ठुकरा के बेचारे को अच्छी खासी रेम्यूनरेशन थी, बिल्कुल एंड पे पहुंच गया था, बट नेस्ले केम इन, तो मैंने कहा यार उसके ऊपर जाना है. तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू में पूछा था कि अगर किसी अपने से बड़े उम्र के बंदे को फारिग करना हो तो क्या करोगे. तो मैंने कहा अच्छा, हम जाहिर है अच्छे बच्चे रहे अपने घर के, तो हमने कहा मैम बात करेंगे, बैठ बात होगी, सब कुछ होगी, उसके बाद भी करना है, क्या करोगे. तो मैंने कहा फिर रिजल्ट्स देखेंगे. बोला रिजल्ट्स भी देख लिए, क्या करोगे. तो मैंने कहा इतनी अर्जेंसी है तो आई विल फायर देम एंड आई विल ट्राई टू गेट समबडी ऑन बोर्ड विद फ्रेश ब्लड, विद फ्रेश पर्सपेक्टिव्स, क्योंकि इसका मतलब है कि पानी से गुजर चुका है. बोला हाँ ठीक है. अगर तुम ये कहते ना कि नहीं मैं भरपूर कोशिश करूंगा उसको ट्रेन करने की, ये करने की, वो उतने पिस्ड ऑफ थे वो ऐसे लोगों से. क्योंकि बाद में मैंने जब उनको रिजेक्ट कर दिया था, टर्न डाउन कर दिया था, बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई, लेकिन आज भी उनसे बातचीत है. तो मैंने कुछ अर्से बाद पूछा, मैंने कहा आपने ये पर्टिकुलर सवाल क्यों किया था. कह रहे हैं यार ये बड़े बाबे जो बैठे हुए ना, ये खून चूसने बैठे हैं, ये नए जो टैलेंट आता है ना उसको भगा देते हैं, ये नैरेटिव डेवलप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कंपनी के ग्रोथ का पर्सपेक्टिव ये सब कुछ है. तो हमने डायरेक्टली इनको इस तरह करने था, तो डेफिनेटली नया ब्लड लाएंगे, वो इनको खुद टफ टाइम देगा और फिर ये खुद चले जाएंगे. तो ये तो हालात है. तो मैं ये कहता हूँ डोंट बी पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, बी पार्ट ऑफ द सोल्यूशन. और यही हमारे पेरेंटिंग में भी है, जिसमें खास तौर पे तुमने अभी बीच में कहा था ना, तो मैं वो पॉइंट मेरे ध्यान से निकल गया था कि मुझे लगता है कि मैं अपने बच्चों से एक पार्टनरशिप करके वो सीख सकता हूं जो मैं इस एज में उस स्पेस पे नहीं सीख सकता. बिल्कुल. वो वैल्यूज वाली चीज मेरे पास है ना, वो मैं दे दूंगा. उनसे मैं क्रिप्टो भी सीख सकता हूं, उनसे मैं कुछ NFT सीख, उनसे पता नहीं क्या कुछ सीख सकता हूं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. मैं अभी थोड़े दिन पहले अपने मोबाइल पे क्रिकेट खेल रहा था, तो मेरा बेटा पीछे से आ गया. वो नहीं एड्स आती हैं, बार बार आ रही थी. मैं कहा चल यार डाउनलोड कर ले, देख लेता हूँ कैसी गेम है. इतने सालों से क्रिकेट खेली नहीं है तो ये हाल है. मेरा बेटा पीछे से आया, मुझे कहता है वाओ यू आर प्लेइंग क्रिकेट. मैं कहा या, व्हाट अ क्रिएटिव गेम, अ गेम दैट यू हैड नो चांस ऑफ लर्निंग बिफोर, राइट. इफ यू रियली वांट टू प्ले सम गेम, शुड आई शो यू दोस गेम्स. मैं कहा नहीं बात हो रहने दे, मुझे यही समझ आती है. द वे दे अडैप्ट, दे लर्न, कितना प्रोस्पेक्ट है हमारे लिए भी सीखने का. या दैट्स देयर. अच्छा, ये जो अभी बीच में हम बात कर रहे थे, जो मेरा बेसिकली पर्सपेक्टिव ये था कि हम इसको स्टार्ट करेंगे जो हैप्पीनेस के रोने से मैंने स्टार्ट किया था. दिस बॉदर्स मी कि ये रोना बेसिकली फीड कहाँ से होता है. मुझे ये तो पता है कि यार आपकी सराउंडिंग से होता है, लेकिन आपके पास अपनी एजेंसी, अपनी अर्जेंसी कहाँ चली जाती है जब आपके पास भी इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं. सो हाउ डज इट वर्क. अल्लाह ने हमें 2 अमेजिंग टूल्स दिए हैं. एक का नाम है मेमोरी, एक का नाम है इमेजिनेशन. ये दोनों इंतहाई जरूरी है भाई. मेमोरी के बगैर आप ऑपरेट नहीं कर सकते हैं, और इमेजिनेशन के बगैर आगे नहीं जा सकते हैं. मेमोरी आपके पास्ट को सिक्योर करती है, आपको उसकी रिटेन इंफॉर्मेशन गाइड करती है ताकि आप आगे चलें, और इमेजिनेशन आपको आगे के लिए एक्साइट करती है. यही है ना. तो ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें टूल्स दिए. द प्रॉब्लम इज दैट वी आर यूजिंग दीज टूल्स अगेंस्ट अस. मेमोरी इज हर्टिंग अस, imagination is depressing us. What happened? Stress and anxiety. What happened? तो ये हुआ क्या? हुआ ये कि वो जो मेमोरी है वो तो गाइड करने के लिए थी ना. वो पता है क्या रोल कर रही है, वो खील डाल के नहीं हम अपने आप को टेंट एक जगह गाड़ देते हैं, वो काम कर रही है. ये हमें आगे, उसने मेरे साथ 2002 में बदतमीजी की थी, वो तो उसने की थी, लेकिन तू 2025 तक जलील होने का महसूस कर क्यों रहा है? ये तो पर्सनल टेक्नोलॉजी तेरी है. वो तो उसने नहीं की, उसने तो 2002 में 3 मिनट तक बेइज्जती की थी, वो तो खत्म भी हो गई. लेकिन तू 2025 तक महसूस कर रहा है, ये तेरा बड़प्पन है. उसको तो याद भी नहीं होगा, राइट. ये तो एक चीज हो गई. और दूसरा है इमेजिनेशन. यार मैं लोगों को कहता हूं कि इमेजिनेशन एक स्टोरी है ना,
एक मूवी है ना भाई, और क्या है, और क्या है, इमेजिनेशन इज अ स्टोरी, इज अ स्टोरी, इज अ मूवी दैट यू मेक इन योर माइंड। तो भाई लव मूवी बनाओ, रोमांटिक मूवी बनाओ, थोड़ी एडवेंचर मूवी भी बनाओ, थोड़ी इंटेलेक्चुअल मूवी बनाओ। या हॉरर मूवीज क्यों बनाते रहते हो? ये तो आपके हाथ में ना। सही बात है। मैं अपनी पुप्पी के घर गया गार्डन में, तो संडे का दिन था, दुखी बैठी थी। मैंने कहा क्या हुआ? बोलती है सुबह से लाइट ही नहीं गई। लाइट नहीं गई। तो अब मुझे भी लगा कि यार इसमें तो दुख की बात नहीं है। तो मैंने कहा तो तू इनको जानता नहीं है, आज ली नहीं है कल डबल लेंगे। अब मैं ये सोचूं कि यार इसके साथ तो जुल्म हो गया। मंडे को मानो डबल चली भी गई तो वो तो दुखी होगी, अभी भी दुखी लेकिन होगी। इसका संडे भी तबाह हो रहा है। दैट्स द टेक्नोलॉजी। आई वाज डूइंग वन प्रोग्राम फॉर आई डोंट नो यूबीएल और वो, सो मैं ट्रेनिंग में ना सुबह मैंने देख लिया था एक बंदा दुखी बैठा था, तो टीवरे कोई तो आया, मैंने कहा यार तुम दुखी लग रहे हो। उसने कहा नहीं, मैं कहा शक्ल से दिख रहा है। मुझे कहता है यार ये एचआर वाले भी हद करते हैं, कल क्लोजिंग है, आज ट्रेनिंग पे भेज दिया है, नहीं जाएंगे तो कंप्लेन रेज हो जाती है। तो मैंने कहा फिर? तो बोला कल क्या फिर, कल बॉस को रिपोर्ट देनी है 11 बजे। तो मैंने कहा तू यहां से जाके कर लेना। उसने कहा भाई वो ऑफिस में ही बननी थी। मैं कहा बोला अब क्या, अब कल 11 बजे जलील मैं आऊंगा। तो मैं कहा ये श्योर जलील होगा? तो पहले तो थोड़ा वो अबैक हुआ, तो मुझे कहता है मतलब, मैं कहा मतलब तू श्योर है कि जलील होगा? उसने कहा तो काम मैंने खत्म नहीं किया है तो वो प्रमोशन तो करेगा ही नहीं, जलील ही करेगा। तो मैंने उसको बोला कि नहीं मतलब तू 100% श्योर है कि वो जलील करेगा? तो वो ना इतना एजिटेट हो गया, मुझे कहता है मैं स्टैम्प पेपर पे लिख दूं। मैं समझ गया कि भाई बहुत दुखी है। मैं कहा अच्छा मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, तू एक काम ये कर कि कल मीटिंग कितने बजे? उसने कहा 11 बजे। मैं कहा मैं एक टेक्निक बताता हूँ। वो सुबह से मेरी ट्रेनिंग तो सुन रहा था, तो उसने ये तो देखा था कि इस बंदे के पास टेक्निक बहुत है। मैं कहा मैं तेरे को एक टेक्निक बताता हूँ कल 11 बजे की। उसने कहा बताया। मैं कहा कल व्हाइट शर्ट पहन के जाना इंटरव्यू में और मीटिंग में। उसने कहा व्हाइट क्यों? मैं कहा शट अप, जस्ट लिसन व्हाट आई एम सेइंग। उसने कहा ओके। मैं कहा 11 बजे तू व्हाइट शर्ट पहन के उसके रूम में जाना, नॉक करना 3 दफा, टक टक 3 नॉक होना लाजमी है। उसने कहा ठीक है। मैं कहा जब वो अंदर आने का कहे तो पहले राइट पाँव अंदर रखना। वो बेचारा बड़ा ध्यान से सुन रहा है। उसने कहा राइट पाँव रखूंगा। मैं कहा फिर उसके सामने जाके खड़ा रहना, बैठने का कहे तो बैठ जाना, और चूंकि 11 बज गए होंगे तो फ्रेश फ्रेश जलील हो जाना। तो मुझे कहता है इसमें टेक्निक क्या है? मैं कहा इस वाली टेक्निक में तू कल 11 बजे जलील होगा, तेरी वाली टेक्निक में तू अभी से जलील हुआ है। ये है इमेजिनेशन साहब। इट इज कंप्लीटली मेसिंग व्हाट वी हैव टुडे, एंड आई थिंक ये हमारे हाथ में है, लेकिन काश कि हम मान लें ये हाथ में। अच्छा बॉयज, जबरदस्त कॉन्वर्सेशन भाई। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस मच फन, क्योंकि वो एक टॉक से तो मुझे जाहिर है बड़ा महसूस हुआ मैं, एंड आई, क्योंकि इससे पहले भी आई इनवाइटेड यू, लेकिन आप बिजी आदमी हैं, तो मैंने कहा नहीं भाई इस बार तो होना है, क्योंकि ये जो टॉक है ना, ये जो 10-15 मिनट है ना, ये पूरा मेरा 15 पॉडकास्ट निकाल सकते हैं, इसमें इतना मवाद है। जाते जाते आई जस्ट वांट, मैं अक्सर लोगों से, खासतौर पे तुम्हारे जैसी पर्सनालिटीज से, मैंने शीरी आपा से भी पूछा, मैंने खुर्रम इलाही से भी पूछा, मैंने उमैर जाले वाले से पूछा कि भाई व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ ट्रू लव फॉर यू? ट्रू लव इसमें आपकी पेरेंटिंग भी आती है, आपके रोमांटिक रिलेशनशिप भी आते हैं, आपके बिजनेस पार्टनरशिप्स भी आती हैं, बट हाउ डू यू सी ट्रू लव? For me, true love is loving because you love, not loving because they also love. True love is कि जब दो पार्टनर्स में किसी एक को डिमेंशिया हो जाए और सामने वाला उसको पहचानता नहीं हो और वो फिर भी उसको प्यार करता रहे, वो ट्रू लव होता है। हमारा तो लव भी सौदेबाजी है, वो भी ट्रांजैक्शन है, वो फिर बड़ी रोमांटिक बातें होती हो, लेकिन ट्रांजैक्शन है। तो मेरे ख्याल से ट्रू लव जो है उसका टू साइडेड होना जरूरी नहीं है। ट्रू लव इज ट्रू लव एंड इट डजंट हैव टू बी टू साइडेड।
For me, that's true love. सही है. कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ये मैंने मार्क मेंसन की पॉडकास्ट में सुना है, वो अक्सर सवाल करता है कि कोई ऐसी चीज़ जो दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो बट यू स्टैंड बाय दैट, यू हैव कन्विक्शन कि यार कुछ भी कह लो ये सही है. मतलब तुम बॉर्डर पे आ जाओगे यार, लोग तुम्हें आइसोलेट कर दे, अनाइलेट कर दे, लेकिन तुम बोलो नहीं भाई यही सच है एंड आई हैव स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन ऑन दिस थिंग, भले तुम मानो ना मानो. व्हाट्स दैट थिंग? यार इसका पता नहीं, मेरे पास शायद कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है. मेरा एक थॉट है, उसके ऊपर मुझे नहीं पता वो इससे कैसे कनेक्ट करेगा. यार फाद, मैंने पूरी जिंदगी अपने टर्म पे निकाली है एंड आई लव दैट. मैं ऑफिस के अंदर होता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि ये काम करूंगा, ये क्लाइंट को मना कर दो, मैं नहीं करूंगा. तो मेरे ऑफिस के तो बिजनेस डेवलपमेंट वालों के टारगेट लगे हुए होते हैं ना, उनका कमीशन भी बनना है उस पर. मैं कह रहे यार, मैं कहा देखो बात सुनो, इस क्लाइंट को मना करने की पोजीशन में मैं आज हूं ना, उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है. आई डोंट वांट टू लेट दिस प्रिविलेज गो, राइट. तो मैं अपनी लिबर्टी का जो प्रिविलेज है ना, और लिबर्टी खाली ये नहीं है कि पैसा और इसका, लिबर्टी सोच की. दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए, मुझे काम ना दे. आज सुबह मेरी एक क्लाइंट से बात हो रही थी, वो मुझे बता रहे कि यार वो जिनके साथ मैं ट्रेनिंग का काम करता हूँ, कि हमारे जो हेड ऑफ एचआर है, ही जस्ट हेट्स यू. मैं कहा चलो, ग्लैड हेट्रेड इज म्यूचुअल नाउ. तो ये लाइक नहीं तो तुम्हें अब काम नहीं मिलेगा. मैंने कहा मुझे तुम लोगों से काम 1 साल पहले मिल भी नहीं रहा था, तो दैट्स ओके, मेरा घर अच्छा चलेगा. यू डोंट वरी अबाउट माय वर्क, यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर वर्क. क्योंकि ऐसे बहुत नफरत वाले आए एंड वी हैव सीन देम गो. आई एंजॉय इट. मुझे तो मजा आता है इस साइकिल में, बट आई एम नॉट विलिंग टू let go my freedom of thought. Having said that, trust me, I'm not arrogant with my thought. I'm the first person to say sorry. I'm the first person to realize I was wrong and publicly announce I was wrong. मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा मैं लोगों को बताता रहा, फाइंड योर पैशन. और जब मेरे को ये समझ आई साइंस, और ये हमारे प्रोफेशनल के पॉडकास्ट में कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन मुझे ये साइंस समझ आई, मैंने लोगों को जो मेरे चक्कर में इंस्पायर होकर अपने पैशन पे लग गए थे, मैंने उनको फोन करके अपोलोजाइज किया. मैं कहा देखो भाई, ये जो पैशन वाला नॉनसेंस था ये बिल्कुल बकवास है, मेरे ख्याल से अब मैं ये समझता हूँ. उन्होंने कहा ये तो हमारी जिंदगी अब पूरी झूठी लग रही है. मैं कहा वो तुम्हारा मसला है, बट आई शुड बी ऑनेस्ट अबाउट माई थॉट. मुझे लगता है कि वो जो मैंने पैशन वाला नॉनसेंस तुमको पहले बेचा है ना, I don't buy it. Now I have a different perspective to that. So I don't shy away from that because I think अगर ये rigidity मैं पकड़ के रखूं, भाई Facebook पे अकाउंट है तुम्हारा, वो Facebook नहीं है, वो बताता है आज से 7 साल पहले आपने पोस्ट किया था. कितनी दफा उसको देख के तुम्हें बड़ा दुख होता है. बिल्कुल ऐसे ही. इसका क्या मतलब है? ऐसे भी था मैं, है ना. मतलब आपको होता है यार मैं इतना चीप था यार, हद हो गई. बहुत होता. तो मैं कितने लोगों को जानता हूँ, जैसे ही बताता है फौरन डिलीट करते हुए इस पोस्ट को हटाओ. मैं लोगों को सिर्फ ये दिलासा देता हूं कि अगर आपको आपकी पुरानी पोस्ट देखकर दुख हो रहा है ना, इसका मतलब यू आर प्रोग्रेसिंग और इवॉल्व हो गए आप. मैंने तुम्हारी भी थोड़े दिन पहले, पता नहीं है वो पोस्ट तुम्हारी थोड़े दिन पहले लगी थी या पुरानी है, मुझे को नहीं पता, लेकिन तुमने अपनी वो 3 तस्वीरें लगाई थी और यू नो दैट जर्नी. तो तुम्हें अगर अपना आज अच्छा लग रहा है ना, इसका मतलब प्रोग्रेस है. जिसको अपनी पुरानी तस्वीर अच्छी लग रही है, आप समझ जाए तबाही हो चुकी है. कॉमन सेंस. सही. तो आई थिंक यस, आई एम विलिंग टू चेंज, बट वंस आई बिलीव समथिंग, मैन, आई विल डिफेंड इट. आई वांट टू लिव विद इट. लोग मुझे कहेंगे बेवकूफी है, माय कॉस्ट, आई वर्कड हार्ड टू बेयर दैट कॉस्ट, दैट्स ओके. जबरदस्त भाई. और जाहिर है मेरे ख्याल से दूसरा नहीं, तीसरा चौथा पॉडकास्ट भी बनता है और इंशाल्लाह करेंगे इसको जरूर. इसके अपलोड होने के बाद डेफिनेटली कुछ आई एम होपिंग कि कुछ कमेंट्स आएँ, कुछ स्पेसिफाई करिएगा आप लोग कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि हमने बड़ी जनरल बातें की हैं. हैप्पीनेस से स्टार्ट किया, पेरेंटिंग भी की, प्रोफेशन पे भी गए, क्योंकि मैं जब बेसिकली मेरे लाइक माइंडेड लोग हैं, ट्रेनर्स जो भी होते हैं, क्योंकि आई हैव बिन ऑन बोथ साइड ऑफ द टेबल. मतलब मैं अपना काम भी कर रहा हूँ, मैं 9 to 5 में भी रह चुका हूँ, तो मैं दोनों पर्सपेक्टिव थोड़े से जानता हूँ. तो इसलिए मैं ट्रेनर्स से, कोचेस से कनेक्ट कर पाता हूँ, क्योंकि भाई टू बी अ कोच आई हैव टू बी कोचेबल एज वेल. तो मेरे पास जितने सवालात होते हैं, क्योंकि मेरे पास भी इसी तरह के सवालात आते हैं, तो मैं वो सवाल इन लोगों से करता हूँ. तो मेरे पास पॉडकास्टिंग का एक बड़ा अच्छा एक निज़ाम ये है कि पहले मेरे पास एक ही जवाब होता था, अब मेरे पास 10 जवाब होते हैं. क्या बात. तो मैंने 10 लोगों से सुने हुए होते हैं, तो मेरा पर्सपेक्टिव इंक्रीज हो रहा है और मेरी कोलैबोरेशन एंड
द वेरी ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस इज के सेल्स की नौकरी से एक चीज मैं जो बहुत मिस करता हूँ वो है नेटवर्किंग, मीटिंग न्यू पीपल, एंड दिस इज द प्लेटफॉर्म. क्योंकि मैंने सुना था कि नेटवर्किंग इज नॉट नाउ अबाउट गोइंग टू इवेंट्स, नेटवर्किंग इज अबाउट पुटिंग योरसेल्फ आउट देयर ऑन सोशल मीडिया. योर लाइक माइंडेड पीपल विल फॉलो एंड दे विल फॉल इन योर लैप कि हाँ यार क्या करते हो, कैसे करते हो, क्या करते हो. तो ये इसी वजह से कंटेंट में आई हैव बीन वेरी मच. नेटवर्किंग इज अबाउट फाइंडिंग योर ट्राइब. बिल्कुल ऐसे ही. नेटवर्किंग इज डेफिनेटली नॉट अबाउट गोइंग टू द इवेंट्स. ये जो इवेंट्स में पहुंचने के सर्टिफाइड प्रोफेशनल है ना, जो पैदा ही सिर्फ नेटवर्किंग इवेंट में पहुंचने के लिए हुए. कार्ड्स लेके पहुंच जाते हैं. ऐसे ही. चलो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है. जब तक के लिए मुझे और सोहेल भाई को इजाजत दें. खुदा हाफिज. थैंक यू.